ओके, सो आई थिंक राइट नाउ वी लाइव वेट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाएं जरा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि स्ट्रैटेजी सेशन बात करने वाले हम लोग। सो जितने भी लोग ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट की कर रहे हैं प्रिपरेशन, दिस इज गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशनरी वे। आपको बहुत कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो मैंने एग्जाम क्रैक कर रखा है वो सारी कुछ शेयर करूंगा मैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्सेज वगैरह में जुड़े हुए हैं, सो उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तब तक मैं जरा रेडी कर लूं अपने बोर्ड को। ठीक है, जस्ट वेट। Just give me 2 more minutes, okay? Yes, so I think many people have joined. Yes. See, आज ये जो मैंने वीडियो रखी हुई है, ये जितने भी हमारे डीआई के बैचेज हैं उनको मैंने मर्ज किया हुआ है, सो दैट उनको प्रॉपर स्ट्रेटजी, क्योंकि एक बार मैं यूपीएससी बैच में बताऊं, एक बार यूकेपीएससी में बताऊं, एक बार गुजरात के लिए बताऊं, फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी सेम, बट देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन अप्रोचेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन। वो मैं बात करूंगा सब कुछ पे। ठीक है, चलिए। यस, एक मिनट रुकिए जरा, बोर्ड में थोड़ा सा, so that we can have a proper discussion. So in this session we are going to talk about how we can prepare masterly for a drug inspector examination. See, इंडिया में जो एग्जामिनेशन हम लोग देते हैं उसमें मेनली जो एग्जामिनेशन होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं एडमिशंस के लिए, या फिर हम जीपैट देते हैं, या फिर फार्मासिस्ट देते हैं, या फिर डीआई देते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, जितने भी, चाहे जीपैट हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डीआई हो, इन सब का जो सिलेबस का बेसिस होता है वो पीसीआई का सिलेबस होता है। पीसीआई बेस्ड ही सिलेबस होता है। उसी में से डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट दे आर प्रिपेयरिंग द सिलेबस फॉर यू पीपल, फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, फॉर जीपैट एग्जामिनेशन, फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। सो ऐसा होगा जनरली कि बहुत सारा सिलेबस यहां का आपको यहां देखने को मिलेगा, यहां का देखने को यहां मिलेगा, बहुत सारे सिलेबस आपको ओवरलैप नजर होते हुए आएंगे। बट देर इज डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, देर इज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर जीपैट एग्जामिनेशन, देर इज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। वाई? जस्ट हैव एन आइडिया। तो कभी कभी आपको सिलेबस देखने को मिलता है, कभी कभी कोर्सेज में कुछ वीडियोज आपको सेम देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन सिलेबस। पहले हर बेसिक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को। ड्रग इंस्पेक्टर, here inspection, the main function is focused on inspection, so definitely you are going to be the part of administration here also, you are going to be the part of administration here also. अगर आप सेंट्रल वैकेंसी के थ्रू जाते हो तो पूरे इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफर या पोस्टिंग हो सकती है, तो आपको वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या पॉलिसीज है वो सब पता होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो फार्मासिस्ट और डीआई जैसे एग्जामिनेशन में आपको जीएस देखने को मिलेगा। आपके माइंड आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इस दुनिया समाज के बारे में थोड़े बहुत अवेयरनेस होने चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो आपको जीएस भी, सो अपार्ट फ्रॉम फार्मा सिलेबस आप जीएस सिलेबस भी यहां देखने को मिलता है। बट फॉर जीपैट एग्जामिनेशन यहां तो कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, यू आर गोइंग फॉर द एडमिशन इन मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम। सो यहां पर आपको हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो आपका नॉलेज मायने रखता है। इसलिए आप देखते हो कि जीपैट का बड़ा भारी भरकम सा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा सा एकदम सिलेबस, आपको डिटेल में सब कुछ पूछ डालते हैं जीपैट वाले। और कॉन्सेप्ट बेस्ड, देयर मेन फोकस इज टू चेक योर कॉन्सेप्ट, टू चेक योर नॉलेज। इसीलिए इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, टाइम प्रॉपर होता है, कोई आपका नॉन फार्मा टेक्निकल इसमें नहीं पूछा जाता है। तो हर एग्जामिनेशन का मकसद है, आप समझने की कोशिश करिए। तो पहले सवाल का जवाब कि सर सिलेबस क्या, हमें ये सब जब देखने को देख के ये पता लग रहा है कि क्या इन सब की तैयारी अलग अलग हो सकती है। देखिए, जब सिलेबस कॉमन हो किसी भी एग्जामिनेशन की तो एक साथ तैयारी करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि जो बच्चे बी फार्मा करते हैं वो डीआई भी देते हैं, वो जीपैट भी देते हैं, फार्मासिस्ट भी देते हैं, डिप्लोमा को छोड़ के। तो ऐसा कहना कि क्या सर सिलेबस मैच कर रहा है, बिल्कुल एक साथ आप जीपैट डीआई फार्मासिस्ट तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ये डाउट पहले क्लियर हो गया आपका। बहुत बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं, फिर डीआई पे आ रहा हूं, सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं।
तो सिलेबस उसके पीछे रीजन है, कॉमन है। लेकिन यहां पर जरूरत अलग है, यहां पर जरूरत अलग है। यहां पर जब एज ए फार्मासिस्ट आप काउंटर पर बैठते हो तो आपसे डिस्पेंसिंग की उम्मीद की जाती है। आपका डॉक्टर से इंटरेक्शन हो रहा है, आपका सोसाइटी से इंटरेक्शन हो रहा है। तो कॉमन डिसीजेज आपके एरिया में क्या प्रिवेलेंट है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वहां पर डॉक्टर कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्या रोल है आपका, प्रिस्क्रिप्शन में आपका रोल है, आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, आपको पढ़ना है, डिस्पेंस करना है, तो वहां पर देखते हो प्रिस्क्रिप्शन का बहुत रोल होता है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आप डील करते हो तो सुटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट आपके पास आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, तो सोकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। बट हियर इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन आपको लीगैलिटी डील करना पड़ता है, तो जूरिस्प्रूडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर ओवर हियर। बिना जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़े आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कुछ सर्टेन पावर्स आर देयर, आपकी क्वालिफिकेशन हैज बीन डिसाइडेड, योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज बीन डिसाइडेड, यू आर गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्यों जीएस इंक्लूड किया जाता है, ये आपको लॉजिक समझ में आया? क्यों कभी कभी सिलेबस मैच होता है, लॉजिक समझ में आया? ये सारी चीजें क्या तैयारी हमें अलग करनी चाहिए, जब अगर सिलेबस ज्यादातर मैच हो जिन एग्जामिनेशन का, एक साथ तैयारी करनी चाहिए, एक ही बार अच्छे से पढ़िए, जीपैट भी दीजिए, डीआई भी दीजिए, फार्मेसी दीजिए, जब अगर आप स्टूडेंट उसमें है। जो लोग जॉब प्रोफाइल में, वो तो आप जीपैट नहीं देंगे, वो डीआई या फार्मेसिस्ट देंगे अपने उसमें। तो ये लॉजिक समझ में आया। नाउ कमिंग ऑन दी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, बिकॉज ये सेशन पूरा ड्रग इंस्पेक्टर पे है कि सर प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहला जो सवाल हमारे पास बेसिक होता है कि हम ये एग्जाम दे क्यों रहे हैं, वाई वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। ऐसी पोस्ट जहां पर ड्रग से आप डील करने वाले हो, उसके इंस्पेक्शन से आप डील करने वाले हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो या तो टेस्टिंग पर्पज से होती है या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर स्ट्रिक्ट वैकेंसी जनरली होती हैं। अभी एक्सपीरियंस को लेकर भी मैं मैटर क्लियर करूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट अलग है। पहली बात, ये एडमिशन का एग्जामिनेशन नहीं है, ये सरकारी नौकरी का है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हो, गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये कहना कि जीपैट वाली अप्रोच अपनाएंगे हम, कि नहीं सर जीपैट में तो आपकी अगर 500 के बजाय 1000 रैंक आ गए तो भी आप कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, बट हियर अगर 19 पोस्ट है तो आपको 119 रैंक लाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। सो जो बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर क्या इतना ही सिलेबस पढ़े, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नाम की यहां कोई चीज नहीं है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन पे फोकस आप ज्यादा कर सकते हो, बट सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम सिलेबस। और ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि अगर आप मोर देन 80% सिलेबस कवर कर ले जाते हैं किसी भी एग्जाम में, यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट, यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम इन द लिस्ट। 100% कभी भी सिलेबस कवर नहीं होता, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, दिस इज द फैक्ट। तो ड्रग इंस्पेक्टर की टेस्टिंग के लिए हो रही है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ले रही है, तो सबसे पहले योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर। क्यों? क्योंकि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू के, व्हाई वी शुड हायर यू, आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आपको ही डीआई हम क्यों चूज करें। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन डीआई इंटरव्यू में पूछा जाता, मेरे से भी पूछा गया था एसएससी कर्नाटका केरला 2015 में। क्योंकि उस समय में जब आप एम फार्मा पीएचडी कर रहे होते हो या कर चुके होते तो आपसे पूछा जाता है कि यू आर ऑन द हायर पोस्ट, अगर आप एम फार्मा कर रहे हो अच्छी जगह से तो आपसे बोला जाएगा कि आप तो हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, देन व्हाई यू आर कमिंग फॉर दिस ड्रग इंस्पेक्टर, यू शुड हैव द प्रॉपर आंसर। तो आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम डीआई की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए जीएस भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेट में जीएस नहीं पूछा जाता है, जैसे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, नो जीएस इज देयर। गुजरात का देख लीजिए, जीएस दिया हुआ है। यूपीएससी में देख लीजिए, जीएस और फार्मेसी दोनों पूछा जा रहा है आपसे। सो जीएस पार्ट हो भी सकता है, जीएस पार्ट नहीं भी हो सकता। ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट करना है वो सब। सो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमें समझना पड़ेगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाई वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डीआई के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एग्जाम। और ये सबसे बड़ी गलत वो है प्रैक्टिस कि हम बिना सोचे समझे सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, एग्जाम को समझिए। एग्जाम में समझने का मतलब एग्जाम के सिलेबस को देखिए, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए,
एग्जाम में पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है, क्यों जीएस पूछा जा रहा है, किस लेवल का जीएस पूछा जा रहा है, फार्मेसी क्यों पूछा जा रहा है, फार्मेसी में जूरिस्प्रूडेंस को क्यों इतना वरीयता दी जा रही है। अभी आप उड़ीसा डीआई का देखोगे, मोस्टली 30 to 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। बिहार डीआई का पेपर देखोगे, पूरा एक 50 नंबर का क्वेश्चन ही था जूरिस्प्रूडेंस का। आप यूपीएससी का उठा लो, जूरिस्प्रूडेंस का काफी रोल था वहां पर। आप उत्तराखंड का पेपर उठा लो, गुजरात का पेपर उठा लो, जूरिस्प्रूडेंस इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि खाली जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, बट इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस पोस्ट। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग योर एग्जामिनेशन। दूसरे क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका, सेकंड स्टेप आपको क्या करना चाहिए, आपको एग्जाम को अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ ली, अब आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर सिलेबस में आपके जीएस भी हो सकता है, आपके फार्मा भी हो सकता है, कुछ में जीएस नहीं हो सकता, केवल फार्मा हो सकता है कि नहीं। आप जैसे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, नो जीएस इज देयर, ओनली फार्मा सेक्शन इज देयर। गुजरात का आप देख लीजिए, 100 नंबर का पूरा जीएस है, फिर फार्मा है। सो जीएस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर ओवर देयर। यूपीएससी का उठा लीजिए आप, 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को उधर मिल रहा है, फार्मा ज्यादातर पोर्शन है। उड़ीसा में आप देख लीजिए फार्मेसी, तेलंगाना में आप देख लीजिए फार्मेसी और जीएस दोनों है। सो दोनों पोर्शन है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन को समझना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा, हमेशा सिलेबस को अच्छे से देखना है। आप एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, आप हो सकता है गुजरात भी दे रहे होंगे, आप उत्तराखंड भी दे रहे होंगे, आप यूपीएससी भी टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन फोकस सबसे पहले उस पे करना है जो आपकी प्रायोरिटी है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि अच्छा मैं यूपीएससी का दे रहा हूं, अभी मैं उत्तराखंड का दे रहा हूं, अभी मैं गुजरात का दे रहा हूं, मेरा पहले कौन एग्जाम होने वाला है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक, तो सिलेबस को आपने अच्छे से देखा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, कुछ का आप देख लीजिए। जैसे ये देखिए, जैसे मेरे सामने उत्तराखंड का पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, आप किसी भी स्टेट का आप देख लीजिए, ये देखिए ये सिलेबस कितने अच्छे से इन्होंने बाकायदे से पूछा हुआ है। एक मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आप सेम अप्रोच यू आर यूजिंग फॉर योर स्टेट। ठीक है, सिलेबस आप देखिए कितना डिजाइनिंग किया होगा। अब देखिए कितना खोल खोल के पूछा हुआ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, सारे एक्ट बहुत अच्छे से पूछे हुए। आप देखो ये सब कुछ, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। हो सकता है आपका रोल टेस्टिंग में हो, तो जब टेस्टिंग वगैरह में आता है, जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर आता है, तो कुछ गाइडलाइंस, यानी आपको इंटरनेशनली भी चीजें पता लगती है कि भैया यूएस एफडीए में क्या चल रहा है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन टेस्टिंग को लेकर क्या कहती है, बायो एनालिटिकल टेस्टिंग को लेकर यूएस एफडीए की क्या गाइडलाइन है, देखिए इसीलिए आपको गाइडलाइंस वगैरह भी है। बिकॉज दीज टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन यू आर गोइंग टू डील विद, किस पे आप टेस्टिंग करोगे, यही सारी फॉर्मुलेशन आपको टेस्ट करनी पड़ेंगे। ठीक, तो इसलिए ये सब भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है। जब आप टेस्टिंग में जाओगे तो देयर विल बी अ रोल ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इसलिए आपके सिलेबस में देखो एनालिसिस भी दिया हुआ है ये सब। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स होंगे तो उनके बारे में जानकारी लेना होगा, तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू आर आल्सो अ ड्रग इंस्पेक्टर, सो यू मे फेस, क्योंकि आपकी जो है नेचुरल हर्बल ड्रग्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए फार्मेसी फार्माकोग्नोसी भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस को बड़े स्मार्टली डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें, एनाटॉमी क्यों डिजाइन किया गया है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक, व्हाई दे आर डिजाइनिंग द सिलेबस। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अब यहां देखिए, यहां बायोस्टैटिक्स भी पूछा हुआ है, बिहार डीआई में बायोस्टैटिक्स भी पूछा। क्यों पूछा गया, आपके कैलकुलेटिव माइंड को चेक करने के लिए। कभी आपके पास फैक्ट आएंगे, कभी आपके पास फिगर्स आएंगे, कभी डेटा आएंगे, सो आपको थोड़े बहुत जानकारी पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं। दिस यू शुड बी क्लियर, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू बायोस्टैटिस्टिक्स आल्सो। लॉजिक समझिए, सिलेबस क्यों इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए यहां जो ये सिलेबस उत्तराखंड के दिया, फार्माकोलॉजी, बिहार और उत्तराखंड का आप सिलेबस अगर देखोगे तो फार्माकोलॉजी के नाम पर केवल जनरल फार्माकोलॉजी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्या सर पूरी कोलॉजी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी भाई साहब, लेकिन और एग्जामिनेशन में आप देखोगे पूरी डिटेल फार्माकोलॉजी पूछी गई है। अब आप यहां नोटिस करो, फार्माकोलॉजी बाद आप नोटिस करो, ये देखो फार्माकोग्नोसी, दे हैव जस्ट आस्क्ड 15 ड्रग्स ओनली। यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड में केवल 15 ड्रग ही सिलेबस में है, बाकी सब में डिटेल फार्माकोग्नोसी है, आप देखेंगे तो। ठीक,
तो आपको उसी हिसाब से अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। यहां पर केवल आप सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। आप चाहोगे डिटेल में पूरा ज्ञान ले लूं मैं कोग्नोसी का इस एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है ताकि आप फालतू की चीजें मत पढ़ो, ठीक है। सो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ उत्तराखंड। मैं देखता हूं अगर मेरे पास और कोई है तो मैं आपको और दिखाता हूं। जरा एक सेकंड रुकिए, जरा किसी और का भी सिलेबस है क्या मेरे पास अभी फिलहाल? एक सेकंड रुकिए जरा। गुजरात डीआई का सिलेबस देखिए यहां पड़ा हुआ है। चलिए साहब, ये देखिए गुजरात डीआई का सिलेबस, जीएस पूरा है, ठीक है। पिछली बार का ये दिया हुआ, गुजराती में पूछा गया था ये सारी चीजें। आप देखिए जीएस कितना खोल खोल के यहां पूछा हुआ, आप ध्यान से देखिए। यहां पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अभी यूपीएससी डीआई में जो जीएस पूछा था बहुत हल्के लेवल का पूछा था, तो यहां देखिए खून निकाल लेंगे जीएस पूछ पूछ के ये। अब देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, फिजिकल, इकोनॉमिक, ये पूरा पढ़ने लगोगे बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात, गुजरात की भी ज्योग्राफी ध्यान में रखनी पड़ेगी। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में तो एंशिएंट, मेडाइवल, ये सब। तो भाई साहब हिस्ट्री कितना पढ़ेंगे हम, पढ़ पढ़ के तो पागल हो जाएगा हिस्ट्री आदमी। 6 महीना पढ़ लो, हिस्ट्री नहीं खत्म होने की। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका जवाब क्या देगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसका जवाब कौन देगा? मेंटर। कौन मेंटर? वो मेंटर नहीं जो कभी कोचिंग, जो जिन्होंने कभी डीआई एग्जाम खुद नहीं क्वालिफाई किया और कोचिंग दे रहे हैं। वो मेंटर आपको प्रॉपरली गाइड करेगा जो कभी फेल हुआ है, जब कभी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है इस फील्ड में। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, देखिए कितनी खोल खोल के पूरी पॉलिटी इन्होंने पूछ डाली है यहां पर। ये देखिए आप, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब। तो यहां पर 100 नंबर का है। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जीएस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी। अब देखिए फार्मेसी के जरा देखते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इसका उठा के देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इसका सिलेबस उठा के देखिए आप, लगभग लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जरा और सिलेबस मैच करते हैं थोड़ा सा। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फार्मास्यूटिक देखो, फार्मास्यूटिक्स में यहां ध्यान से देखो, यहां पर पूरा फार्मास्यूटिक्स इन्होंने पूछा। अभी तो और खून निकालेंगे ये, आप देखो सूटिक्स में कहां कहां क्या पूछेंगे। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इनको पूरी पीएचडी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी भी पूछेंगे। माइक्रोबायोलॉजी देखो कितना पूछा हुआ है, और पिछले वाले में आपको माइक्रोबायोलॉजी दिखी भी नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पूछेंगे ये, ठीक है। आप देखो, सोच के देखो, ये देखो इसमें देखो कितनी मेडिसिनल केमिस्ट्री, कितना सारी कुछ से। तो आपको थोड़ा सा स्लाइड, देयर शुड बी अ स्लाइड चेंज इन द अप्रोच। समझ गए आप बात, मैं क्या लॉजिक समझाना चाह रहा हूं? आप जिस भी डीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस ऑन द सिलेबस, स्टिक टू दैट सिलेबस, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। चलिए, तो जो 2 पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था, अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रायोरिटाइज योर एग्जामिनेशन। कौन सा मुझे पहले देना है, किसमें मेरा सिलेक्शन का चांस ज्यादा है, किस पे ज्यादा मुझे फोकस करना है। कोई जो पहले एग्जाम आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। सो मेक श्योर दैट यू हैव जस्ट गॉन थ्रू द सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देयर इज अ प्रॉपर वे फॉर प्रिपरेशन। कुछ ही भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्यों साहब इसकी जरूरत पड़ेगी? बिकॉज वी नीड टू गो फॉर ट्रेंड। समझना पड़ेगा। अगर बिना ये समझे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप केवल सीधे कहीं से किताब खरीदते हो, कोर्स खरीदते हो, आप सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक यू आर मेकिंग। आप खुद सिलेक्शन से आप अपने आप को दूर कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। सो आपको ट्रेंड एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको पहली बात वेटेज पता लगता है किस सब्जेक्ट का कितना है। भाई जिसकी जितनी हैसियत है उसको उसी हिसाब से इज्जत दुनिया देती है। तो आप भी क्या करेंगे, जिसकी जितना वेटेज उसी हिसाब से यहां पर आप टाइम भी देंगे। सो वेटेज पता लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सबसे ज्यादा। पढ़ना तो सब कुछ है, बट व्हाट मेन सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी इन माय फोकस। देन आफ्टर दैट इस सब्जेक्ट में की एरियाज क्या है, ठीक है। और जब आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना, तो एक A4 शीट पे अच्छे से कर लीजिए, एक डायरी पे जहां भी आप नोट कर रहे हैं
उस एग्जामिनेशन को लिख लीजिए आप कि अच्छा ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा इससे, सबसे ज्यादा इससे, ठीक। उस सब्जेक्ट में भी शूटिक्स में टैबलेट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कैप्सूल से ज्यादा आ रहे हैं, पैरेंटल से आ रहे हैं, एंड पैरेंटल में भी इवेल्युएशन से आ रहे हैं क्वेश्चन। इतना डेप्थ तक घुस के आपको देखना है, ठीक। फिर ये देखना है कि क्या वो ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं या फिर फैक्ट पे कर रहे हैं, या फिर दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ठीक। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर खोल के दिखाऊंगा कि जब आप जिस एग्जाम की तैयारी करें तो थोड़ा सा देयर विल बी अ स्लाइड चेंज इन द अप्रोच, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट या कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों का। अगर एक बात बोली जाए तो हमेशा यू शुड प्रायोरिटाइज योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट को आप एकदम सराखों पे रखिए सबसे ऊपर, फैक्ट को इग्नोर मत करिए, इसको भी रखिए। यानी देयर शुड बी अ कॉम्बो ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। खाली फैक्ट वन लाइनर आप रट्टा मार के जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। खाली कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको याद नहीं आएगा, आप सर खुजाओगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट तो आपका सही होगा। सो देयर शुड बी अ राइट अप्रोच, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट कॉम्बिनेशन। कौन से की एरियाज हैं, क्या फैक्ट है, क्या है, डेप्थ पता लगेगी। डेप्थ फैक्चुअल पूछ रहा है तो कितना घुस के पूछ रहा है। जैसे यूपीएससी का जब अभी आप 19 अगस्त को पेपर अभी हुआ था उसका लेवल देखना, और बिहार डीआई का जो हुआ था एग्जामिनेशन उसका लेवल देखना। आप यहां तक है, वेरी अनमैच्ड यू कैन से, यहां लेवल फर्क है, इतना फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए बच्चे बहुत सारे, समझ गए आप। तो डेप्थ देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, इस तरीके के सवाल, ठीक है। तो आपको डेप्थ पता लगनी पड़ेगी। चौथा, आपको यह पता लगता है प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी टॉपिक की। मतलब अगर इस तरीके के सवाल पूछा गया है तो आगे किस तरीके का पूछा जा सकता है, यह गेस आपको यहां से लगता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट ये कुछ की चीजें हैं जो आपको पता लगेंगी, ठीक है। वेटेज आपको पता लगेगा की एरियाज। तो जब आप अच्छे तरीके से, जैसे आप गुजरात की तैयारी कर रहे हैं तो गुजरात का पेपर पिछला एकदम खंगाली है, यूके का पिछला खंगाली एकदम, यूपीएससी का पिछला खंगाली है आप, और एक अपना खुद का स्मार्ट सिलेबस डिजाइन करिए। चलिए, किसी ने हैंड रेज किया, सो आई नीड टू टेक दैट क्वेश्चन। यस, जीपीएससी में फार्माकोलॉजी ऑल सिलेबस है। बताइए हिरन जी, ठीक है। अभी मैं आप सभी के डाउट सेशन, जनरली पहले जो भी आपके इश्यूज होते हैं, ये मैं क्यों सेशन बीच में लाया, वरना मैं चाहता तो पढ़ाई कंटिन्यू करता, बट कल तो पढ़ाई हुई थी अपनी। आज मैं इस सेशन क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा था आपके जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सेम क्वेश्चन मेरे पास कॉल कम से राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड 47th कॉल। अभी मैं क्लास से आने से पहले 2 मिनट पहले मेरे पास बात हुई थी। 47th कॉल फ्रॉम द मॉर्निंग आई हैव रिसीव्ड। उसमें भी मोस्टली कितनी थी कि सर कैसे तैयारी करें, सर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि नहीं, एक जेन्युइन आपको देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आगे के क्वेश्चंस की आपके पता लगती है। टीचर कैसे एक्सपर्टीज होता है, जितना आप एग्जाम दोगे, जितना आप इनडेप्थ एनालिसिस करोगे, जितना टीचर सीनियर होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो सारी चीजें। और आप भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड एनालिसिस। ये सेक्रेट बता रहा हूं आपको। मेरा अगर थोड़ा कमांड डीआई पे आ गया है तो जस्ट बिकॉज इसमें बहुत बड़ा रोल ट्रेंड एनालिसिस का है, आपको भी आना चाहिए, ठीक। चलिए, अब जरा आते हैं, कुछ डेमो देखते हैं क्वेश्चंस के। अभी देखिए आप, अगर चलिए पहले यूपीएससी से ही शुरुआत करते हैं। भाई सबसे बड़ा डीआई एग्जाम है जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड नहीं, काफी है। आप देखिए, अब ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं कि अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। इरियोक्रोम ब्लैक टी, फैक्चुअल क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, फैक्चुअल। ये सब देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सी, ये सब बिल्कुल देखिए हलवा तरीके का क्वेश्चन है। आपको देखिए, ये देखिए, ये सब दिख रहा होगा फैक्चुअल क्वेश्चन। ये सब देखिए, गडजेट अपरेटस आर्सेनिक के लिए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रहा है। देख रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है।
ये देखिए, अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सक्सीमर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब देखिए, इट प्रोड्यूसेस ये, इट इज इनइफेक्टिव ओरली, इट इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें करेक्ट कौन सा वो देखना पड़ेगा। अब देखो ये सब, ठीक, ये जो क्वेश्चन विच ऑन ऑफ द बिलो मैकेनिज्म, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। ऊपर आपको फैक्ट दिख रहा था, यहां स्टेटमेंट बेस्ड वाले कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं। स्टेटमेंट तभी बनता है जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, ये सब रटना मारने वाले क्वेश्चन है ये सब। देखिए, स्टूडेंट ने एलिमिनेशन भी लगाया हुआ मेथड, कोशिश की गई है पूरा एलिमिनेट करने की इसको। ठीक है, आप देख लीजिए। अब देखिए, आपको एक और नजारा दिखाता हूं अगर आप बारीक से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following schedule is current good manufacturing practices in India used for medical devices। और हम क्या रट्टा मार के जाते हैं कि शेड्यूल M is related to GMP, शेड्यूल T is related to GMP आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम। लेकिन यहां क्या पूछ लिया कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए। नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग, दे आर क्वेश्चनिंग इन डेप्थ क्वेश्चंस। समझ गए आप, इन डेप्थ क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इन स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस लेवल 3 इंडिकेट्स, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये सुपैक के बारे में, स्केल अप के बारे में पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली मैच्ड एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ ये। देखिए ये सब थोड़ा सा नमूना मैंने आपको दिखाया। देखिए मैचिंग वाला, ये आईसीएस गाइडलाइन से पूरा आ गया है। किसके लिए, Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या Q8 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से डेवलपमेंट होता है कि Q12 होता है, ये देखना पड़ेगा आपको। एक सेकंड मूव कर रहा अपने आप ही, कहां चला गया मूव करके। हाँ, ये देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन। अब देखिए 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली। अब आप कैसे लगाओगे इसको, आपको श्योर पता है कि आईसीएस Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि दो तो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो अब देखिए 1 and 3 एलिमिनेट हो गया, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है। अब आपको ये श्योर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीएस क्यू, अब खाली एक ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप सही आंसर पर नहीं पहुंच सकते। तो आईसीएस का Q8 का फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट से होता है कि Q12 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मान के चलते कि Q8 नहीं होता, Q12 होता है, तो यानी एक नहीं होगा। तो अब देख लो किसमें एक नहीं है, जिसमें एक नहीं है अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, 2 and 3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल स्मॉल, एप्लीकेशन नंबर पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ये सब। फॉलोइंग गाइडलाइंस आर यूज्ड फॉर एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इन मेथड ऑफ एनालिसिस नॉट ऑफिशियल इन एनी। कौन सी गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं, जीएलपी फॉलो करते हैं, आईसीएस गाइडलाइन फॉलो करते हैं। बायो एनालिटिकल के लिए यूएसएफडी, एनालिटिकल के आईसीएस गाइडलाइन, ये सब। एसेप्टिक ऑपरेशन के लिए क्लास 100, क्लास 10,000, क्लास 100 ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए आप। ठीक है, ये सब। अब देखो क्वेश्चंस बड़े, ये जितने लंबे लंबे क्वेश्चंस देख रहे हैं, दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहां क्या नजर आया समझ में कि सर कॉन्सेप्ट और फैक्ट का डेमो है। सर यूपीएससी का देख लिया हमने थोड़ा सा, और कुछ और देखते हैं जरा। हम देखते हैं जरा उड़ीसा डीआई का। चलो साहब, ये उड़ीसा डीआई का 2023 का पेपर है, जरा देखते हैं इसको भी। चलिए ये देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोक्रोमैटिक कंपाउंड। ठीक है, ऑड पेयर। ठीक है, इसके बाद इस तरीके के आप देखिए, मोस्ट इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक किस रास्ते दिए जाते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन सील्ड, ये देखिए इस तरीके के, नाइदर एसिड नॉर बेस। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, एसिडिटी बेसिडिटी का ऑर्डर जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये सब। तो यहां भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। दो मेन टारगेट कौन कौन से आपके एचआईवी थेरेपी के हैं, क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज है या एंटीग्रेस है, कौन सा है, ये सब चीजें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, प्रो ड्रग फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका, आपको रटा रटा क्वेश्चन है।
सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर कौन से होते हैं? कॉक्सिब जितने भी, तो आप देख लो इसमें जो कॉक्सिब आंसर है वो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर है। सुमाट्रिप्टोन क्या होता है? ये इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन देखो यूपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। ये सब ये देखिए आप, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर और इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, आप बताइए उसमें दोनों में आरएनएस लाइक इक्वेशन होती है, ठीक है। कार्स इंडेक्स अगर आपका 10%, ये पाउडर से पूछा गया है, चार्ट से उस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए कौन सा ड्राइंग हम लोग यूज करेंगे, ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब सपोजिटरी बेस कौन सा कॉमन है, अगर यूरिन का पीएच बढ़ता है, ठीक है। एसिड ड्रग का बेसिक मीडियम में एक्सक्रीशन होता है और बेसिक ड्रग का एसिडिक मीडियम में, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ था। तो अगर यूरिन का पीएच बढ़ता है यानी कि यूरिन बेसिडिटी बढ़ रही है तो एसिडिक ड्रग फास्ट निकलेगी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कौन सी ड्रग है, एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग्स, तो ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट का कॉम्बो देखने को मिलेगा साहब। चलिए ये हमने देख लिया, थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा। और कोई क्वेश्चन पेपर जो मेरे सामने दिख रहा हो? चलिए बिहार का जरा देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने पूछा हुआ है, कितने बाकायदे तरीके से पूछी हुई है, आप देखो 50 क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में। देखो लेवल इनका किस तरीके का लेवल है, पूछा इतना बड़ा दुनिया भर का ट्रेडमार्क एक्ट, लेकिन इसका जवाब क्या है कि ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था, बस इतना ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन माहौल बनाने के लिए इतना पूछा जाता है, लैंग्वेज बना के। रिटन ऑर्डर फॉर फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन बोलते, देख रहे हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा स्टेप आता है, कितना इजी क्वेश्चन है। आप लेवल देखिए बस किस तरीके का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कौन सा होता है, ये देखिए। किस ड्रग को अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो क्या उसको मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पैक साइज ऑफ ड्रग इज गवर्न बाय, देखिए सीधे शेड्यूल P1, यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सब, और यहां पर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया है कि आपके जो जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उनको रोकने के लिए कौन सा ड्रग कब इन्फोर्स किया गया था, ये सब सारी चीजें, ठीक है। नॉट कवर्ड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। यहां पर कॉन्सेप्ट कम है लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शन को घुमाकर ट्विस्ट कर दिया गया है, ये सब, ठीक है। ये सब आप देखो, सो हियर दे आर मोर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्शंस को ट्विस्ट करके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा इनका फोकस नहीं है। सो ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। चलिए ये एक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा, इन डेप्थ क्वेश्चन आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे इस तरीके इस पे इनकम्पेटिबिलिटी पे क्वेश्चन ही आया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया, अब देखिए ये शेड्यूल्स, तो शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, फार्मासी, जीपैट, डीआई में हर जगह पूछा जाता है। एक्ट कौन सा किस ईयर में आया ये भी पूछा जाता है। तो इससे आइडिया लगेगा कि अभी ये सब चीजें ट्रेंड में है, आपको आगे से इनको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है सारी चीजें, मतलब फैक्ट को साथ साथ तैयार करना है आपको। इनकम्पेटिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ये सब देखिए। स्टोरेज कंडीशन पे सवाल पूछे गए हैं आपसे, नॉर्मल प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर पे क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक। एक्ट एंड ईयर पे देखिए ये सारी चीजें। बीसीएस क्लासिफिकेशन किस पे दिया गया है, देख रहे हो, ज्यादातर इनका फोकस, देयर मेन फोकस इज ऑन फैक्ट। अब देखिए कुछ बारीक चीजें, जैसे इन्होंने पूछ लिया एन एक्ट टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक। अभी देखिए कितना बारीक से ऑप्शन क्लोज बनाने की कोशिश की इन्होंने, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया हुआ है। डीएनसी एक्ट 1945, 45 में तो आया नहीं था, कट गया ये। 1940 में आया था एक्ट नंबर 23 ऑफ 1940, और यहां पर क्या लिखा है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एक्ट नंबर 20, दोनों में सिमिलर है देखो। और इतना बारीकी से कोई पढ़ के नहीं जाता है, और आप देखो कितना आसान है ये देखो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ये पूरा, अब देखोगे स्टार्टिंग में, ये देखो एकदम ऊपर ही पूरा लिखा हुआ है ये सब सवाल। एक सेकंड रुकिए,
मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं कि हाउ यू नीड टू अप्रोच फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना, अदरवाइज आप गलत उल्टा पुल्टा सब तैयारी करोगे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है वही पकड़ना पड़ेगा। हैदराबाद वाले पकड़ लोगे तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंचने वाले हो, बस चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे आप। एक मिनट रुकिए जरा, एक सेकंड, वेट 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 वेट, काफी पीडीएफ है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करके ले आता हूं। मैं दिखा रहा हूं आपको कि छोटी मोटी चीजें हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, बट वी नीड टू ऑब्जर्व। अरे भाई कितनी लंबी पीडीएफ है ये। ये देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 23 ऑफ 1940, एकदम साफ पन्ने पे लिखा हुआ, लेकिन कोई इतना ध्यान से पढ़ेगा नहीं, और सवाल देखो पूछ लिया है। ये देखो एक्ट नंबर 23 मतलब 1940 में जब पास हुआ था 1940 में, सो इट वाज एक्ट नंबर 23। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो कभी कभी आपको बहुत बेसिक चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। चलिए, तो मेरा समझाने का मतलब था कि तीसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस करना है और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे इन इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, पढ़ना सब कुछ है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतना सब कुछ करना है आपको, चाहे इसके लिए 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, प्लीज टेक योर टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आप नहीं समय देंगे फिर बाद में आपके लिए दिक्कत होने वाली है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द टाइम। चलिए, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमने देख लिया ट्रेंड एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। अब यहां से आपको पढ़ाई करनी है सारी तरीके से, ठीक। जब हम पढ़ाई करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, हमें कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का चाहिए, रोड छाप कंटेंट नहीं चलेगा। दूसरी बात, मेंटर हमें बहुत तगड़ा चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, इसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने फोकस करते हैं, ना कि दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जवाब देना पड़ जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी डीआई का डी भी नहीं पता है, सो कॉल्ड बड़े प्लेटफॉर्म है और डीआई की कोचिंग दे रहे हैं, बुके पब्लिश करके छाप के बैठे हुए हैं, अननेसेसरी बच्चे गुमराह हो रहे हैं। बात 500 200 1000 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे, बात यह है कि आप अपना समय दे रहे हो। सो चूज योर मेंटर वाइजली। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने अपनी जिंदगी में क्या किया हुआ है, क्या एग्जाम कभी दिया है नहीं दिया है, जानना जरूरी है कि जो ज्ञान बांट रहा है ज्ञान किस बेसिस पे बांट रहा है। और दूसरी बात, कंटेंट से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटर मेरे से अच्छे भी हो सकते हैं, मेरे से बेकार भी टीचर हो सकते हैं, आई एम नॉट द स्टैंडर्ड वन। लेकिन लोगों में मेरे में फर्क क्या है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा, और वो वक्त के साथ आता है, एग्जामिनेशन देने से आता है। आज भी मैं कभी कभी एग्जाम देने जाता हूं, नॉट फॉर द सिलेक्शन, जस्ट बिकॉज फॉर द ट्रेंड। आपकी सीट नहीं मारने जाता, मुझे ट्रेंड पता लगे कि चल क्या रहा है, अदरवाइज मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा, ठीक है। रही बात मेरे बारे में कि मेरे को एक्सपीरियंस क्या है, एसएससी कर्नाटका केरला 2015 भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, 2016 का ईएसआईसी क्वालिफाई किया हुआ है, 3 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड द जीपैट एग्जामिनेशन। आप इन सब का सबूत मुझसे मांग सकते हैं, इट्स वेरी ओपन, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने क्रैक किया वो नाइपर का एग्जामिनेशन क्रैक किया, और मैं नाइपर का ही पढ़ा हुआ हूं, ठीक। परसुइंग माई पीएचडी, मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूं। आप में से हो सकता है कई लोग पीएचडी कर चुके हों, मेरे से सीनियर भी हूं। मैं फाइनली आई एम अबाउट टू सबमिट माई पीएचडी, हो सकता है बाद में जब वीडियो देखें तब हो सकता है मेरी पीएचडी हो गई हो। और अभी मैं एक डिसेंट से यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूं, और मैं खुश हूं अपनी नौकरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें मेरे अंदर एक्स्ट्रा क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी दिया है, स्टेट का दिया है, सेंटर का दिया है, यूपीएससी में डीआई यूपीएससी का जो मैंने एग्जाम दिया है उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूं। तो मुझे इंटरव्यू का सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, स्टेट का भी, मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैंने यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दिया हुआ है, मैं वहां इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तो मुझे इंटरव्यू का सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, और मुझे जो है डीआई का भी एक्सपीरियंस है। सो ऑन दैट बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन गाइड यू बेटर।
तो आप जिस मेंटर को चूज कर रहे हो, कोर्स मार्केट में दुनिया भर के होंगे, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, सबको कमाने खाने का हक है, बट इट शुड बी योर ओन चॉइस कि जो मेंटर हम चूज कर रहे हैं वो सही हो, सही रास्ता आपको दिखाए। ठीक, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एग्जाम निकाले, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं है जो मैंने नहीं दिया, चाहे आईटी बीएचयू हो, चाहे एमडी रोहतक हो, चाहे जामिया हमदर्द, कोई भी हो, आप मेरे से जो भी मांगेंगे मैं आपको भेज दूंगा, मेल पे या व्हाट्सएप पे, आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, मैं कंटेंट की बात करता हूं। कंटेंट इज द किंग, क्योंकि आप रोड छाप कंटेंट के साथ डीआई नहीं बन सकते। यू नीड टू हैव अ बेसिक बुक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए। मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। कभी भी आप गलती से एक सिंगल बुक मत पढ़िए। सिंगल बुक आपको असिस्ट कर सकती है, आपके नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव कर सकती है, बट आपका खाली आप सोचे कि मार्केट से एक किताब लॉन्च हुई है इस कोचिंग की और इस तरीके की किताब है, थोड़ी कलरफुल या जिस भी तरीके की है, आप उसको पढ़ के इतना सारा सिलेबस, हाउ यू कैन इंक्लूड दैट होल सिलेबस इन अ बुक, तो वो बुक आपका केवल टाइम बर्बाद कर रही है बस। हाँ, आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क है। इंफॉर्मेशन तो चारों तरफ से आपके दिमाग में आ रही है, बट नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, अप्लाइड वर्जन है नॉलेज उसका। ठीक है, तो सिंगल किताब से कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, नॉलेज आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई कैन अश्योर यू ऑन बेसिस ऑफ ओनली सिंगल बुक यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ये गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल किताब पढ़िए। सो चूज योर बुक्स वाइजली। जैसे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मेरा किसी से कोई टाई अप है। केडीटी आप पढ़ते हो, कॉलेज के लिए पूरी दुनिया पढ़ती है, आप भी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक है। आप पढ़ते हो कोग्नोसी, कोकाटे से पढ़िए, ट्रीज एंड इवेंट्स पढ़िए, पूरी दुनिया पढ़ती है, आप उससे अच्छे से पढ़िए। आप सुटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लैकमन से पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है, आप भी पढ़िए, कोई रोड छाप किताब आप मत पढ़िए। जूरिस्प्रूडेंस आप स्टैंडर्ड जो एक्ट है गवर्नमेंट के पीडीएफ है वहां से स्क्रॉल करके आप पढ़िए, स्किम करिए, लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, क्योंकि 300 250 पेज के पीडीएफ होते हैं, यू नीड टू स्किम फटाफट। और अगर आपके अंदर वो स्किल है तो आप खुद करिए, नहीं तो आपके बेसिस पर मैं करके दूंगा। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम हियर। तो आपको सोर्सेज बड़े अच्छे से करना चाहिए। मैंने क्या इसमें किया है, मैंने जो ये सारी स्टैंडर्ड, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इसी फील्ड में घिस रहा हूं, तो मुझे काफी चीजें समझ में आ गई हैं। मेरे पास किताबों के नोट्स हैं, प्रॉपरली आप देखेंगे नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा में, मेरी पूरी यहां पर लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। मेरे पास सारी स्टैंडर्ड किताबें, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, चाहे फार्मा की, सब मैंने रखा, पूरे घर में लाइब्रेरी बना रखी है इंडिपेंडेंट के साथ। जब मैं काम करना होता है मैं घर पे अपना काम कर लेता हूँ। शायद जिंदगी में बहुत सारी किताबें मैंने कमाई है बस। ठीक है, लाखों रुपए की किताबें मैंने रख रखी है उसमें। ठीक है, इकट्ठा किए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जीएस, ये सब कुछ, जितनी सिविल सर्विसेज के टॉप नॉच किताबें होती हैं वो सब कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं। स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। मैंने क्या इसमें वाइजली किया है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड होता है। आप मेरा गाइडेंस, आप मेरा तजुर्बा सीखने के लिए, आप अच्छा कंटेंट के लिए मेरे को ज्वाइन किए हो, तो स्टैंडर्ड बुक की समरी बनाया है मैंने, और अपने तजुर्बे से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने बताया है। तो जब आप कंटेंट के थ्रू हमारा वीडियोस आप देखोगे, वीडियोस को, तो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, फिर धीरे 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 जैसे क्लास में आप जाओगे, पीक पर वो कॉन्सेप्ट होगा। और मैं हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, कभी भी कोर्स में फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं कि आधा घंटा पढ़ा के आधा घंटे पढ़ा के, नहीं। नंबर ऑफ लेक्चर मेरे लिए मायने नहीं रखते, क्वालिटी ऑफ लेक्चर मायने रखता है। आज मैं ये सेशन कर रहा हूं तो मन से करूंगा, आधे घंटे 1 घंटे के लिए नहीं करूंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे जब तक चलेगा मैं करूंगा, फाइनल इंफॉर्मेशन दे के आऊंगा, क्योंकि रोज यही नहीं करना है, पढ़ना भी है। सो स्टैंडर्ड बुक हमेशा। लेकिन मैंने आपके बिहाफ पर क्या किया है कि आपको सिंगल बुक ना दे के, आपके जनरली कोर्सेज में मैंने क्या किया है आपको कि स्टैंडर्ड बुक की समरी बना के अपना एक्सपीरियंस यूज करके पीडीएफ में नोट शेयर कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चाहे स्टैंडर्ड किताब हो, चाहे सब कुछ बुकें हों, चाहे बुकलेट हो, चाहे पीडीएफ फाइल हो, जब कल को एग्जाम होगा, दीज आर नॉट द कन्वीनियंट मेथड फॉर द रिवीजन। ये भी बात फैक्ट ऑफ द मैटर है। तो हमेशा आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए। जब आप पढ़ते हो 50% चीजें तभी हो जाती हैं, जब आप नोट बनाते हो तो जो बची रही सही कसर होती है वो सारी चीजें हो जाती हैं। अपने बनाए हुए नोट्स हैं, पढ़ने का मन करता है बार बार, रिवीजन करने का बार बार मन करता है। किताब आप एक बार पढ़ लेते हो, दोबारा पढ़ने का मन शायद नहीं करेगा आपका, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, आपको यकीन नहीं है कि आज आपकी जो क्लास के बाद 10 मिनट की मेहनत नोट बनाने की है, ये आपको ऐसे लोगों के ऐसे लीग में शामिल कर देगी जहां पर आप लिस्ट में होंगे।
और जो लोग कुछ भी किताबें कहीं से पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं प्रॉपरली बना रहे, सब छिटका पिटका है, उस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, इस बुक से पढ़ रहे हैं, उस बुक से, उनका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये तजुर्बे के साथ आई है, समझ में आप जान लीजिए। इससे आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छा से, और निगेटिव मार्किंग जैसे एग्जामिनेशन में अगर आपका कंफ्यूजन कम होता है, रिवीजन कम होता है, तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अमीर बनने के दो रीजन है, रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ा होगा। अमीर बनने के दो कारण हैं, या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाते जाओ, हमेशा हमेशा बढ़ाते जाओ, या फिर अपने खर्चे थोड़े से कम कर दो, तो वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। सेम इसी तरीके से एग्जाम में भी होता है, खास करके निगेटिव एग्जामिनेशन में। या तो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा दीजिए, सारा कुछ पढ़ के जाइए आप बिल्कुल अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छे से नंबर आपके आएंगे। या फिर आप गलती कम करिए। कई लोग होंगे जो 80 करके उनका 40 सही होगा, कई लोग होंगे जो 80 करके 70 सही कर लेंगे, या 70 करेंगे वो 60 कर लेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी, सबकी एक्यूरेसी डिफरेंट है, ठीक है, वो सब चीजें। तो रिवीजन बहुत मैटर करता है। रोज आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं, सब पीछे आप भूल जाओगे। एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले ऐसी फीलिंग आएगी कुछ नहीं पढ़ा है आपने, सब कुछ लुट चुका है आपका, कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप बहुत परेशान हो, फिर टीचर के पास फोन करोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, अल्टीमेटली आपका पेपर खराब हो जाएगा, और आप उस दौड़ में, उस लीग में शामिल नहीं होने वाले हो। ये सब छोटी छोटी चीजें तजुर्बे से ही आई है, जो आज आपको मैं 1 घंटे में ज्ञान बांट रहा हूं। ये जिंदगी के 10 साल मेरे खत्म हो गए इसको सीखते सीखते, समझ गए आप। तो इस चीज से, तो जो भी कंटेंट है उसको कैसे आप, ये जो कोर्स आपको दिया गया है, आप जिस भी कोर्स में है, कैसे यूज करना है। देखो, कोर्स को बड़े स्मार्टली मैंने डिजाइन किया हुआ है। आपको हमेशा वीडियोस पे फोकस करनी है। कैसे फोकस करनी है आपको? आप सबसे पहले जब भी कोर्स परचेज करते हो, आपको मेंटर को कांटेक्ट करना चाहिए। जस्ट ज्यादातर मेरे से बात होती है जीपैट और डीआई में, आई एम द लीडिंग फैकल्टी, ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि आपको बताया कि मेरे को वेरियस फील्ड का एक्सपीरियंस है, और लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है। जीएस के लिए एक मैडम पढ़ा रही हैं, और केमिस्ट्री के फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जीपैट बैचेज में उनकी क्लासेस लगा रहे हैं, इस तरीके से चीजें। तो अभी कुछ क्लासेस बैच में नहीं लगी हैं, जीपैट के बैचेज में उनमें क्लासेस लगेंगी, तो अलग अलग है। बट आई एम द लीडिंग फेस, वाई? जस्ट बिकॉज कि मेरे पास वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। बट आई एम नॉट द सीनियर मोस्ट फैकल्टी कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे पास थोड़ा सा वेरिएबल डायमेंशन है, इस वजह से थोड़ा सा लीड करता हूं मैं हर जगह। तो आपको जब भी कोर्स में आप देखिए, तो आपका मेन फोकस शुड भी, आप कोर्स को स्टोर ऑप्शन में कोर्स को अपने एक्सेस करेंगे, जहां परचेज सेक्शन, वहां पर आपको कोर्स दिखेगा। आप आएंगे कंटेंट ऑप्शन में। कंटेंट ऑप्शन में ओवरव्यू, आप स्टोर, जब आप कोर्स के कंटेंट में आएंगे तो ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, तो जो लाइव वाले क्लास वाले टाइप है, जो लेटेस्ट क्लास होती है, वो सबसे ऊपर दिखती है आपको। तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कौन सा सब्जेक्ट का चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन कंटेंट ऑप्शन में आपको सारे कंटेंट सीरियल अरेंज है। अब डेली हर बैच में अरेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी आर रनिंग विद द लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है। हमारे अंदर वो टेंशन नहीं है कि हम लोग 75 फैकल्टी लेके चल रहे हैं, कोई 2 दिन पढ़ा रहा है फिर फैकल्टी छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी टीम है, 2 ही 3 4 लोगों की टीम है, बट ट्रस्टवर्दी टीम है, और सब के सब क्वालिफाइड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्वालिटी, वी डू नॉट फोकस ऑन नंबर्स। आपको इस बात से पता लग गया होगा कि हम भीड़ नहीं बढ़ाते ढेर सारा टीचर रख के, लेकिन जितने भी टीचर है सब काबिल हैं। तो कंटेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है इस सारी चीजों से। और जैसे हफ्ता होता है, मैं लाइव क्लासेस को उठाकर कंटेंट में अरेंज करता हूं, तो आपको सारी पढ़ाई सब्जेक्ट वाइज कंटेंट से आपको पढ़नी है। कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िए। वीडियोस आर द बैकबोन। आप वीडियोस को हल्के मत लीजिए, फास्ट करके देखिए, 1.5x 1.2x 2x पे देखिए। वीडियोस को एक बार जरूर आप सरसरी निगाह से गुजार दीजिए। जैसे वीडियोस आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का लेक्चर, जस्ट गिव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर द इंपॉर्टेंट नोट्स। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सब सेग्रीगेट करके मैंने बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन वर्सेटाइल फील्ड। तो आप उसको अलग अलग एग्जाम जो भी मैंने बताया, आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद, यानी कि अब बार बार, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो नोट्स भी आपके पास आ रहे हैं, इस नोट को आप रिवाइज करिए। जब नोट्स रिवाइज करिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दीजिए। ऐसे करके 2-2 3-3 सब्जेक्ट करके पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फैक्ट को लिखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। थोड़े से इस पीडीएफ में तो सारे नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, बट यू नीड टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट। और नोट का मतलब नोट 4 पॉइंट 6 पॉइंट, आज की क्लास से 10 पॉइंट जो भी है लिख लीजिए आप उसको। गो फॉर मल्टीपल रिवीजन, और फिर उसको प्रैक्टिस करके टेस्ट दीजिए आप।
और जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब आपको फाइनल मॉक लगाना चाहिए। पहले मॉक नहीं लगा के गलती करनी, अदरवाइज यू विल बी डिमोरलाइज, कुछ मतलब नहीं है, हताश हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये एक बेसिक पैटर्न है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़े से शॉर्ट नोट बना लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और फिर जाके प्रैक्टिस करके एग्जाम दे देना है। दैट इज द सिंपल मंत्र फॉर द सिलेक्शन। कृपा करके बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस ना बनाएं। दिस इज वेरी सिंपल टू टेक द सिलेक्शन। अब देखिए यहां पर ये जो सोर्सेज है ना, अब एक अच्छी बात आपको जो मैंने तजुर्बे के साथ सीखी है, कभी भी आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज करने चाहिए। उस कोचिंग से ले लिया, वहां से टेस्ट से ले लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से जिस भी मेंटर को चूज कर लिया, आप भरोसा, ट्रस्ट में भरोसा रखिए। आप अवॉइड मल्टीपल सोर्सेज, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप तुलना करने लगोगे, सर वो तो वो पढ़ा रहे हैं, सर वो तो वो पढ़ा रहे हैं। फिर वहां की फ्रस्ट्रेशन आप यहां के ग्रुप में निकालोगे, यहां की फ्रस्ट्रेशन वहां ग्रुप में निकालोगे। ठीक है, और लगे हाथ मैं ये भी बता दूं कि आपके ग्रुप में कभी कभी होगा कि कुछ बच्चे हो सकता है बहुत डिस्टर्बिंग मैसेज भी डाल दें। कभी कभी वो बच्चे नहीं हैं, वो सिलेक्शन के लिए नहीं आए हुए हैं, वो कोचिंग के एजेंट्स हैं कुछ। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। कुछ हैं बच्चे, बट मैं सभी लोग को नहीं बोल रहा हूं। सम सेलेक्टेड कोचिंग पर्सन, क्योंकि हमारे कोर्सेज के प्राइसेस कम हैं, अच्छे कंटेंट है, वो चोरी करते हैं कंटेंट को। बट उन गधेदासों को ये नहीं पता है कि एवरीथिंग हैज बीन टेकन कॉपीराइट। कॉपीराइट नाम की भी चीज होती है। ठीक है, तो उनको लगता है कि वही होशियार है, लेकिन यहां उनसे भी बड़े वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चों के थ्रू या खुद भी ज्वाइन करके, कम कोर्सेज के प्राइसेस होते हैं तो कोई भी ज्वाइन होता है, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मिस यूजिंग द कोर्सेज एंड ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे कि यू विल बी फीलिंग डिस्टर्बिंग। तो आप इसको स्किप करिएगा। दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस वी आर एक्चुअली फेसिंग। ठीक है, तो जब आप सोसाइटी में अच्छा काम करेंगे तो लोग टांग खींचेंगे ही, क्योंकि उनकी एक पकी पकाई दुकान थी, उस पर थोड़ा सा ताला लगने की वो हो गई है, थोड़ी सी डर उनके अंदर हो गई है, तो इस वजह से वो ऐसा करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करिए, आप लिमिटेड सोर्स के साथ तैयारी करिए। ठीक है, यानी लिमिटेड सोर्स विथ मल्टीपल रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। एक बुक को 4 बार पढ़िए, ना कि 4 बुक को एक बार पढ़िए। ये गलती नहीं करनी है, ये मैंने तजुर्बे के साथ सीखी है, आपको ये नहीं करना है। सो आप एक बार आपने कोलोजी के लिए केडीटी फिक्स कर ली, लिपिन कॉर्ड फिक्स कर ली, तो फिक्स है, बस उसी से पढ़िए। यकीन मानिए उस किताब को जितनी बार आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, आपको हर दिन नया नया पॉइंट मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट हिलेगा डुलेगा नहीं। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट हिला डुला रहेगा, तुलना करोगे आप और परेशान रहोगे आप। लास्ट मोमेंट पे अच्छा वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, आप समेट नहीं पाओगे, रायता फैल जाएगा लास्ट में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फील इन द एग्जामिनेशन। जब एग्जाम आएगा तब ये मेरी बात आपको महसूस होगी, एंड ट्रस्ट मी इट्स 100% करेक्ट, अगर आपने पहले एग्जाम दिया हो तो। सो लिमिटेड सोर्सेज विथ मल्टीपल रिवीजन, यहां पर ये सारी चीजें करनी है। चूज योर मेंटर वॉइजली, किससे पढ़ रहे हो वॉइजली चूज करिए, कंटेंट अच्छे क्वालिटी का चूज करिए। अब देखिए ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक, रिवीजन हमेशा मल्टीपल आप करिए। क्यों रिवीजन करना जरूरी है? क्योंकि ये स्कोर आपको इंप्रूव करना, हर वो चीज आपको करनी है जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर को इंप्रूव करे। तो जरा इसके थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ये मैं समय के साथ साथ सीखा हूं, वो मैं शेयर कर रहा हूं सारा चीज। स्कोर इंप्रूव करने के लिए खास करके निगेटिव मार्किंग है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है रिवीजन आप करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-3 साल से एग्जाम दे रहे होंगे, थक गए होंगे, कुछ नंबर से रुक रहा होगा। यू नीड टू गो फॉर माइक्रो एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। सेम गलती करोगे, सेम रिपीटेशन होगा, सेम रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट, और फिर आप उसी विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप विशेष साइकिल में फंसिए, मैं चाहता हूं, मेरी दुआएं हैं कि आप फटाफट सेलेक्ट हो जाएं अच्छे से, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आप बार बार करिए, कंफ्यूजन कम होगा, स्कोर आपका इंप्रूव होगा। एक तो ये तरीका है। मैक्सिमम सिलेबस कवरेज पे कोशिश करिए, बट ट्राई करिए, ऑलवेज ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस अप टू 100%। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू कैन नॉट कंप्लीट 100% सिलेबस। आप 10 साल डीआई की तैयारी कर लीजिए, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा एग्जाम से पहले। आपको ये फीलिंग आने वाली है कि नहीं यार ये छूट गया। सो ये दिमाग में फिट करके आप जा रहे हैं कि नहीं सब कुछ मैं पढ़ के जाऊंगा, सब कुछ मुझे आता है, ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ। ठीक, बट ट्राई करिए कि मोर देन 80% आपका सिलेबस एग्जाम में प्रिपेयर्ड हो। जब सिलेबस नहीं प्रिपेयर्ड होगा तो आप कैसे अपना सिलेक्शन उम्मीद कर सकते हो? सो सिलेबस मैक्सिमम कवर करना चाहिए, मोर देन 80% होना चाहिए आपका। ये सारी चीजें 100% नहीं होता है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 100% हो जाएगा, नहीं होने वाला है। रिवीजन को बार बार करते रहिए।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते आप जिस भी, जैसे उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं तो उड़ीसा के, आप गुजरात की कर रहे हैं गुजरात का पेपर देखा, फिर यूपीएससी का भी आप देख लो, आप यूपी का भी देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पैटर्न को समझो कि डीआई के एग्जाम में चल क्या रहा है। आप राजस्थान का पेपर देखो, अपने स्टेट का देखने के बाद, सेंट्रल डीआई का देखने के बाद अदर भी स्टेट का आप देखो, तो आपको ये एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आपका बढ़ाने का, एटलीस्ट मिनिमम एक एक क्वेश्चन की मार है, ये भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां से आपका स्कोर बढ़ेगा, सिलेबस मैक्सिमम करोगे तो भी आपका स्कोर बढ़ेगा। उसके अलावा आपको जो जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनके पेपर को देखिए, अच्छे से समझिए थोड़ा सा, अच्छा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, वहां से कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को, या कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं। रिवीजन आप अच्छे से करिए, सिलेबस को आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार देखिए, रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए, और जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो कुछ अनजाने से क्वेश्चन से आपका पाला पड़ता है, नाता दिखता है आपको कि अरे यार ये तो मैंने कुछ पढ़ा हुआ था, ये नहीं है, तो कुछ अच्छे पॉइंट मिले तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए एक सेपरेट 2-3 पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने का नोट बना लो, जो पॉइंट आपके लिए अननोन है, तो ये पॉइंट भी आपका स्कोर बढ़ाने का करेंगे। तो ये सब चीजें करिए जो आपका स्कोर बढ़ाए, जो आपके सिलेक्शन को आपको करीब ले जाए। ठीक है, ये सारी चीजें। तो पढ़ने का एक तरीका मैंने आपको बताया, किस तरीके से अप्रोच हम करने वाले हैं, मल्टीपल रिवीजन विथ लिमिटेड सोर्सेस, एक बार भरोसा कर लिया। लेकिन जब आप ये सब सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ना है, इससे नाता नहीं तोड़ना है आपको। क्यों? मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं, आई कैन अश्योर यू आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज मेरे से अपग्रेड हो। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से नीचे ना नॉलेज रहे आपका, मेरे से ऊपर नॉलेज आपका होना चाहिए, डेफिनेटली आपका नॉलेज होना चाहिए। आप एक अच्छे कैंडिडेट बने, आप एक अच्छे एस्पिरेंट, एक अच्छे इंसान बने, योर नॉलेज शुड बी हाई। तो आपको साथ साथ स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़ते रहने हैं जब आपके पास खाली समय है तो। ठीक, कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम का। सो यू नीड टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, अपने आपके जो नोट्स हैं पीडीएफ में बनाए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के आप रख लीजिए, स्क्रॉल कर करके पढ़िए। आप उनकी बोल बोल के नोट बना लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। मेरी वीडियोस है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वीडियोस को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, समय को अच्छे से यूज करिए। यकीन मानिए जो लोग जॉब में हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी हाई होते हैं अगर वो एफिशिएंट तरीके से अपने टाइम को यूज कर ले तो। ठीक है, ये सब। सो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फैक्ट को भी देखना है, नोट्स को बनाना है अच्छे से प्रॉपरली, बार बार नोट्स को रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज देना है, फिर जाके फाइनली आपको एग्जाम में बैठना है। अब लास्ट बात हम लोग करते हैं यहां पर कि कौन सी स्टैंडर्ड बुकें हैं, वो सब मैंने बता दिया आपको। आपको सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास बड़ी स्क्रीन है, या पर आपके पास आईपैड है, या फिर कोई टैबलेट है, कुछ भी है, आप सॉफ्ट कॉपी अवेल कर सकते हैं। 3-4 किताबें अगर आप लेना चाहें तो अपनी रख सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड। केडीटी आपके पास अच्छे से होने चाहिए, कोकाटे आपके पास अच्छी से होनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशन, जूरिस्प्रूडेंस की एनके जैन, और बाकी लैकमैन की किताब। ये 3-4 किताबें आपके जिंदगी भर काम आने वाली है, ट्रस्ट में। चाहे आप जीपैट दीजिए, चाहे फार्मेसी दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, ये सब किताबें आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। लेटेस्ट वर्जन इनका आपके पास होना चाहिए, सेकंड हैंड भी। अब जैसे दिल्ली वगैरह में आप रह रहे हो तो पुरानी सड़क, नई सड़क को पता नहीं क्या क्या, दरियागंज वगैरह में है सारी चीजें। आप जिस भी एरिया में पूरे इंडिया में रह रहे हो, आपके यहाँ कोई ना कोई बुक मार्केट होगी। ठीक है, ये सब। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आप अपने के रोल को देखना है, अपन के सिलेबस को अच्छे से समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे एकदम पीएचडी कर डालना है बिल्कुल अच्छे से। जितना मास्टरी करेंगे उतना ही सिलेक्शन का आप करीब जाएंगे। फिर स्टडी कैसे प्रॉपरली, मेंटर कैसे चूज करना है, कोर्स के कंटेंट को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड जो आपके साथ कैसे तैयारी करनी वो आपको मैंने बता दी। 2 मेन और सवाल जो बच रहे हैं उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, जरा देख लेता हूं कुछ आपके डाउट तो नहीं अभी तक फिलहाल। चलिए, एक टेस्ट सीरीज पे मैं बात कर लेता हूं, और एग्जाम को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं बट एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं। उनको मतलब
बीपी बढ़ रहा है, कहीं परेशान हो रहे, पसीना छूट रहा, पानी पीने जा रहे हैं वॉशरूम जा रहे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कहीं कहीं पर ये एग्जाम जो मैनिया है, एग्जाम पैनिकनेस है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट को याद रहे, जो टेस्ट सीरीज है कभी भी नंबर डजंट मैटर, ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, ये बात आप समझ लीजिए। ये मायने नहीं रखता कि आपने 200 लगा लिया या 500 टेस्ट सीरीज लगा लिया, ये मायने नहीं रखता। टेस्ट सीरीज के मकसद को आप समझिए, आपके माहौल को सिमुलेट करता है। आपके घर में फैसिलिटी है, एसी है, बहुत कुछ अच्छी बात है, लेकिन आप जहां सेंटर वहां पर आपको एसी ना मिले, यू नीड टू सिमुलेट। घर पे कभी एसी बंद करके, पंखा बंद करके भी एग्जाम दीजिए आप, यू नीड टू सिमुलेट। अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। आप 2 बजे रात तक रात्रिचर प्राणी हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम आए 2 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 12 बजे अपने आप को चेंज करना, अपने टाइम शेड्यूल को ठीक करना है, ताकि आपकी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाए। ठीक है, आपको सिमुलेट करने का काम करता है। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मायने नहीं रखता। अगर आप 10 टेस्ट सीरीज भी लगा के जा रहे हैं, यकीन मानिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप खाली 500 टेस्ट सीरीज लगा के चले जा रहे हैं कि ये बोले सिलेक्शन हो जाए, आप नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज हमेशा एक माइंड सेटअप से, जैसे मैं जिस माइंड सेटअप से पढ़ा रहा हूं उस माइंड सेटअप से टेस्ट सीरीज, अगला बंदा अगले माइंड सेटअप से करेगा, अगला बंदा अलग माइंड सेटअप से। These test series are not actual, they are having lot of differences with the actual day examination। ये बात आप ध्यान रखिए। ज्यादा अगर इस टेस्ट सीरीज पे लगा लेंगे तो आप उसकी तरीके से सोचने लगेंगे और ब्रेन से बिल्कुल आपका दिमाग चलेगा नहीं, और फिर आप उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे जिस तरीके से एक्चुअल एग्जाम में पेपर आता है। सो इतना लगाइए कि आपकी आदत बन जाए, आप प्रेशर को हैंडल कर लीजिए, टाइम को मैनेज कर लीजिए। गोला वगैरह वाला एग्जामिनेशन है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो उसको कैसे डील करना है, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए। टेस्ट सीरीज जब भी कभी हम लगाएं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन टिक लगा के रट्टा मार के चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला टेस्ट सीरीज का। जब तक कि आपको पता है कि ये है तो ये क्यों नहीं है, आखिर आइडेंटिफाई द रीजन, आइडेंटिफाई द आंसर। एक क्वेश्चन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 4 क्वेश्चंस और ईयर, 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए। और आज इस ऑप्शन पे पूछा गया, कल को ये लैंग्वेज घुमा के सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा आपका, क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अप्रोच रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके व्हेन यू आर फेसिंग निगेटिव मार्किंग। जब आप बिना निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम देते हो, जब आप निगेटिव मार्किंग वाला एग्जामिनेशन, दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। बिना निगेटिव मार्किंग वाले में सब कुछ छाप के करके आना है, सब बस आंख मूंद के मार देना है। लेकिन जब आप निगेटिव मार्किंग में देते हो तो आपको बड़े समझदारी से, कैलकुलेटिव माइंड से काम करना होता है। स्कोर को कभी भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार आपने लगाया, मान लो 100 क्वेश्चन पेपर आया, आपका 100 क्वेश्चन आया और आपकी कट ऑफ 70 जा रही है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े तुर्रम खान टाइप के होंगे कि सीधे एक बार में अटेम्प्ट किया और 70 हो गए। ऐसे नहीं होता है। अभी मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। आज सब कुछ आपको सिखा के भेज दूंगा ताकि आप इसको लगे हाथ प्रैक्टिस करते रहिए सारी चीजें। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को कैसे सही अप्रोच करना है, इस तरीके से। निगेटिव मार्किंग का एग्जामिनेशन, आपको पता है कि मेरे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आने वाली है, प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक। साहब अच्छा ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से आपने देखा कुछ पेपर में बच्चों ने भी एलिमिनेट किया हुआ था। प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 70 कट ऑफ जा रही है तो आप सीधे 100 में से 70 आप सीधे कर दोगे। कोई क्वेश्चन करेगा तो हो सकता है कि पहले बार में 30-35 हो, फिर दूसरे अटेम्प्ट में जब बोले तो हो सकता है कि 55-60 हो गया हो, फिर तीसरे अटेम्प्ट मिले तो 60-65 आ रहा हो, फिर रिस्क लेना हो। इस तरीके से नंबर इकट्ठे करते 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 आपका सिलेक्शन क्लियर होता है। कट ऑफ डायरेक्टली नहीं क्लियर हो जाता आपका, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डायरेक्टली क्लियर होता है कट ऑफ। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन सब ब्रश करके जाएंगे, बिना नहाए जाएंगे, सब लगा के आ जाएंगे। मॉडरेट क्वेश्चन सिंसियर कैंडिडेट लगाएंगे, जो पढ़ेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन टॉप कौन करेगा? जो टफ क्वेश्चंस को छुएगा। तो अगर आप टफ क्वेश्चंस को छू रहे हो, यू आर इन द टॉपर रेंज। अगर आप मॉडरेट लगा ले रहे हो तो आप यू आर गोइंग टू बी, यू कैन एक्सपेक्ट योर नेम इन द लिस्ट। और अगर आप केवल इजी क्वेश्चन लगा के जा रहे हो और इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जा रहे हो तो आप पहले से अपना नाम जो लिस्ट के बाहर लिख लीजिए, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द लिस्ट। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको जब पिछले एग्जाम आपको आप दीजिए तो आप ये देख लीजिए कि लमसम कट ऑफ कितनी गई थी आपकी, कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड होता है आपके एक्यूरेसी से। सपोज मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे 30 गलत हो जा रहे हैं, तो मुझे उसी हिसाब से चीजें अटेम्प्ट लेनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यों गलत हो रहा है। तो 100 में से जो 30 गलत हो रहा है उसको 10 पे ले आना पड़ेगा, 5 पे ले आना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। क्या मैं किसी एक थॉट प्रोसेस, जिस कभी कभी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, हम उसे बहुत इधर से घूमी घूमी करके बहुत टिपिकल बना देते हैं, होता है सामने आंसर होता है, बट इतना भी दिमाग नहीं लगाना होता है। तो क्या पता हमारी अप्रोच तो नहीं गड़बड़ है सवाल को लगाते वक्त, कुछ हम और तो नहीं सोच के आंसर लगा रहे हैं, तो ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अपने तैयारी के बेसिस पर दीजिए, जरा एक बार पेपर बैठ के 2-3 घंटे का, देखिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी आप टेस्ट सीरीज से पता लगा लीजिए, फिर उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिए। कट ऑफ कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर एक चीज से नहीं होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बढ़ गए हैं, अभी गवर्नमेंट का क्रेज काफी बढ़ गया है सरकारी नौकरी का, अभी ऑनलाइन क्लासेज आ गई हैं, अच्छे से अच्छे टीचर आप किसी भी गांव के कोने में बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो, लेवल ऑफ कंपटीशन इज गोइंग टू बी हाई, पेपर कैसा आया, तो इसकी ज्यादा मत करो, बट लम सम यू शुड हैव एन आइडिया। जैसे आप एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे, आपको पता है कि 60 to 70 के बीच में कट ऑफ आएगा। यूपीएससी डीआई का एग्जाम दे रहे, तो आपको पता है कि अभी तक जो ट्रेंड उनका रहा है 40 से 50% के बीच में कट ऑफ रही है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिए अपना जो भी है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कट ऑफ आइडिया शुड बी देयर, अटेम्प्ट कितना लेना है डिपेंड करता है एक्यूरेसी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेक योर एक्यूरेसी थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट एंड टेस्ट सीरीज। समझ में आई बात? चलिए, अटेम्प्ट कैसे करना है निगेटिव मार्किंग में और विदाउट निगेटिव मार्किंग में कैसे करना है। विदाउट निगेटिव मार्किंग में तब सीधे लगाते जाइए, 1 2 3 4 ऐसे लगाते जाइए क्वेश्चन पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सब लगाना है एक कोर्स से। लेकिन जब भी नेगेटिव मार्किंग का एग्जामिनेशन होता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है, मे भी शायद आप एग्री करें ना एग्री करें, आप देखिएगा किस तरीके से आपके ऊपर ये काम करता है। मैं हमेशा क्वेश्चन को सेट में करता हूं, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो मैं स्किम करता हुआ जाऊंगा, अच्छा 1 आ रहा है, ठीक है, मैंने ऑप्शन टिक कर लिया, अच्छा कंफ्यूजन है तो मैं उस पर गोला बना लिया कि ये 50-50% वाला है, ठीक, और जिसमें केवल एक ऑप्शन आ रहा है उस पर मैंने स्टार बना लिया। ऐसे मैं हिंट बनाता चलता हूं क्वेश्चन पेपर में, या अगर ऑनलाइन है तो मैं उसको स्किप कर देता हूं, फ्लैग कर देता हूं, बाद में फिर अनफ्लैग कर देते हो आप उसको, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वो करूंगा जो मुझे 100% श्योर होंगे। सपोज मान लीजिए मुझे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ लेना है, तो मेरी एक्यूरेसी है कि अगर मैं 80-85 क्वेश्चन करूं तो मैं 70 तक लमसम कर ले जाता हूं। लेकिन ये हमेशा बात सही नहीं होगी, टिपिकल आ गया तब पेपर, आसान आ गया तो और ज्यादा करना पड़ जाएगा, टिपिकल आ गया तो हो सकता है कि सारा सारा आप अटेम्प्ट ही कर पाओ 60-65 ही, तो हमेशा ये बात करेक्ट नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होती है। तो थोड़ा बहुत वेरी होगा प्लस माइनस, डिपेंड अपॉन द पेपर कैसा रहा, ठीक, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मुझे 100% आ रहा है वो मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो मान लो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किए 40 क्वेश्चन, अभी तो 70 चाहिए सर, अभी तो कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा, फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड राउंड आऊंगा। तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो मैंने पहला सेट 45 मिनट का बनाया, फिर मैंने 20-25 मिनट वाला बनाया, फिर 20-25 मिनट का बनाया, और आधा घंटा के लिए मैंने 150-200 क्वेश्चन भरने के लिए ओएमआर के लिए आंसर के लिए मैंने रख दिया। ओएमआर वाले में ज्यादा समय लगता है, आपसे एंट्री कराएंगे, गोला भरने में समय लगेगा, तो आपको टाइम पहले से एडजस्ट करके जाना होगा। और ये सब सीधे मेन एग्जाम में नहीं करना है, टेस्ट सीरीज में लगा के देखना है। ये सब जितना भी अप्रूवल लेना है, जितना भी टेस्टिंग करनी है, वो सब टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर में, फाइनल में ऐसा नहीं खेलना है। 50-50 हमने लगाया, अब स्कोर बढ़ के मेरा आ गया है 55 to 60 के बीच में, लेकिन अभी सर क्लियर नहीं हो रहा, अभी और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर मैं जो स्टार मार्क यानी केवल एक ऑप्शन आ रहा उसमें भी रिस्क लूंगा। अभी मैं 70 to 72 के रेंज में आ गया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर, अंदाजा देखो, अंदर से फीलिंग आ जाती है, अंदर जो मन होता है ना वो झूठ नहीं बोलता है, फीलिंग आ जाए कि नहीं यार मेरा हो जाएगा। अगर अंदर से फीलिंग आ गई कि नहीं है, तब आप रुक जाइए, अपने जज्बात को रोक लीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं यार 2-4-6 क्वेश्चन रिस्क ले सकते हैं, तो थोड़ा सा और अटेम्प्ट ले लीजिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि जो अननोन क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करिए, सुना नहीं है, कभी भी नहीं आता है, डू नॉट टच दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन, लीव दैट, उनसे दूर से नमस्ते कर लीजिए। जैसे बैट्समैन ऊपर बल्ला करके इज्जत दे देता है, आप भी जाने दीजिए बिल्कुल नीचे से,
ठीक है, इज्जत से उसको जाने दीजिए क्वेश्चन पेपर को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही, गट फीलिंग कि नहीं ठीक है यहां रुक जाना चाहिए, रुक जाइए। ठीक है, कभी भी अननोन क्वेश्चन जो कभी नहीं सुना है मत करिए, कोई मतलब नहीं आपका। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि साहब मेरा तो सब कुछ करने के बाद खाली 60 आ रहा है और कट ऑफ 70-75 के लगभग जा रही है, सब कुछ करके देख लिया क्वेश्चन इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। तब वो लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन में किसी में सी में, सब में सी कर दिया, सब में बी कर दिया। ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीजें ना तभी आपको करनी है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता इसको, खास करके नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में। जो नेगेटिव नहीं उसमें तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितना आपको ट्रायल करना कर लीजिए, बट नेगेटिव मार्किंग में मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं इसको, इस तरीके की चीजें कि आप एक ही जैसा गोला भरिए, क्योंकि आफ्टर ऑल न्यूट्रलाइज कर देता है क्वेश्चन को सारे को। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। लेकिन जब आपको पता है कि मेरा 55-60 ही नंबर आ रहा है, मेरे को 70 चाहिए, वैसे भी मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा हूं, तो देख लो एक बार करके। जब वैसे भी नहीं सिलेक्शन होना तो फिर लास्ट चांस थोड़ा देख ही लेते हैं। तो इस तरीके से सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वो आप, लेकिन आपको ये टाइम देखना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी कई बार किया है कि ईगो आ जाती बीच में, अरे जी मैंने तो ये पढ़ा था, कैसे नहीं आ रहा यार, अभी सुबह रट्टा मारा था मैंने, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो ईगो पे मत लीजिए, अगर ईगो पे लग गई बात तो एक क्वेश्चन आपका 10 मिनट खा जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जाने दो उसको, एकदम नमस्ते कर दो, भाई साहब आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट 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 करते हुए जाओ आप। पहले अटेम्प्ट में कहीं उलझना नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट अगर ओएमआर वाला है तो टिक लगाते जाइए, ऑनलाइन वाला है तो फ्लैग करते जाइए, फ्लैग करते जाइए, बाद में वो सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट में करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ओएमआर सीट में गलती करते हैं बहुत लोग कि साहब एक ही बार सारा आंसर लगा लिया। मैंने अपने टाइम पर सीपीएमटी में गलती की थी 2009 में, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया था मैंने अपने लाइफ का। वो मैं बहुत दर्द देता है वो, मतलब 20-25 क्वेश्चन फिजिक्स के मैं कर ही नहीं पाया उसमें, मतलब किया हुआ क्वेश्चन गोला ही नहीं भर पाया। 150 क्वेश्चन, मैं 200 क्वेश्चन उस समय मैंने सोचा कि भर देंगे 20 मिनट में, लेकिन वो 20 मिनट में नहीं भरा गया, वो पसीने छोड़ गया, लास्ट में क्वेश्चन छूट ही गया, मेरा वो एस्टिमेशन गलत था। वो तो बचपना था, उस समय उतना एक्सपीरियंस नहीं था, 2009 की बात है, आज 2023 है। तो ओएमआर शीट में क्या करते हैं लोग, कुछ लोग एक क्वेश्चन किया, एक अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन किया, गोला भर लिया, इससे आपका ध्यान भटकता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप सेट, जैसे मान लो सूटिक्स लगा लिया तो आप सूटिक्स का गोला भर लो, कोलोजी लगा लिया कोलोजी का गोला भर लो। एक साथ कभी भी गोला भरने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज बड़ा बिगेस्ट है। अगर ऊपर का नीचे आंसर लगे ना, सारे आंसर का कबाड़ा हो जाना है। डू नॉट टेक दिस रिस्क, इट्स वेरी रिस्की गेम। इस तरीके से आप करेंगे, सेफ हैंड तो खेल रहे होंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार टिक करेंगे, आपका ध्यान भटकेगा, समय ज्यादा लगेगा आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 20-20 का सेट, 50-50 का सेट बना के आपको गोला भर देना चाहिए, बहुत सावधानी से। ये वही टाइम है जब आपका जिंदगी डिसाइड हो रही है आपकी, आपने सही से अटेम्प्ट भी कर दिया, आपने आपको रोक भी लिया है आपने पेशेंसली, और यहां पर सारी चीजें गोला करने में कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज आप पछताते रह जाएंगे फिर। ठीक है, ये सब चीजें, एलिमिनेशन टेक्निक, बहुत कुछ आज मैंने आपको बताया है, तो जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है एग्जाम प्रेशर, हाउ टू हैंडल द एग्जाम प्रेशर। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या थी, और आपको यकीन नहीं होगा, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट बीएसईएपीएफ में, और उससे ये चीज मैंने सीखी है, और मेरे से कम 5-6 साल छोटा भी है, उससे मैंने ये सीखी है। मैंने उसको बताया मुझे राजस्थान पीसीएस का पेपर देना था, आरएएस का, तो मैंने पूछा यार मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, पेपर दे रहा हूं दिक्कत हो रही है, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स की नहीं निकला, और उसने पहला अटेम्प्ट दूसरा तीसरा सब निकाला हुआ है। अपन का ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, सोचिए, कॉलेज में मिले, यूनिवर्सिटी में मिले, मैं हिस्ट्री बैठ के पढ़ रहा था अपने कैबिन में, आया सर आप गुरुजी आप तैयारी करते हो क्या सिविल सर्विसेज की। उस बच्चे को प्रॉपरली मैंने गाइड किया, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया यूपीएससी के लिए, अभी फिलहाल वो असिस्टेंट कमांडेंट है सीएपीएफ में। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज कि वो यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में उसको आया अच्छे से, ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू खराब हो गया, बट आई एम श्योर कि उसका कहीं ना कहीं हो जाना, आने वाले सालों में एक आध दो अटेम्प्ट में हो जाएगा उसका कहीं ना कहीं। उसने बताया कि सर ये कैसे करना, और उसको मैंने आरएएस के एग्जामिनेशन में अप्लाई भी किया,
और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही रिवोल्यूशनरी था वो। उसने बोला कि सर आप क्या करो, जो आपका क्वेश्चन पेपर आए अगर ऑनलाइन आता है ना, तो ऊपर ये टैब खुले होते हैं कि शूटिंग्स का क्वेश्चन यहाँ, एसजीएस का क्वेश्चन ये, तो आप सीधे उस पोर्शन पे जाओ जो आपका स्ट्रांग है। ऑफलाइन पेपर में पन्ना पलटते पलटते उस पे जाओ। उसने कहा कि सबसे पहले आप एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू हो जाओ, माहौल जरा समझो कि क्या है, मतलब होने वाला नहीं होने वाला है, वो सब आपको पता लग जाएगा। एक बार क्वेश्चन पेपर को पलटो, 5-10 मिनट सर समय दो आप। मैंने समय दिया, फिर उस सेक्शन से स्टार्ट किया जो मेरा स्ट्रांग था। तो मेरी पॉलिटी स्ट्रांग थी, मैंने पॉलिटी से किया। फिर मेरे हिस्ट्री स्ट्रांग, सिविल सर्विसेज में कुछ भी स्ट्रांग नहीं होता, सब अच्छे से पढ़ना होता आपको। जब मैं डीआई का पेपर अटेम्प्ट करता हूं तो जूरिस मेरा अच्छा था, कोलोजी अच्छी थी, शूटिंग्स अच्छी थी। आपने देखा होगा जब सब्जेक्ट पढ़ाया होगा ना, तो सारे सब्जेक्ट पे काफी कमांड हो गया है, ठीक है। बेहतरीन सारे सब्जेक्ट मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ, आप देखना उसमें, ठीक है। आपको लगेगा ना, आपको थोड़े समय के लिए डाउट होगा कि एक टीचर सारा कुछ कैसे पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने बहुत दिल से मन से पढ़ाया हुआ, क्योंकि मैंने इस फार्मेसी फील्ड में बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम किया है मैंने। तो मैंने उस सेक्शन से स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार वो तो सही बोल रहा था। फिर मैंने प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज में करने लगा, उसका इंप्रूवमेंट दिखने लगा। फिर मैं आरएएस में जाके, पहला एग्जाम था आरएएस का जिसमें मैंने जाके काम किया 2018 में, 2018 में। उस सेक्शन से स्टार्ट किया, पॉलिटी से, और पहला क्वेश्चन देखा मेरे एकदम तोते उड़ गए देखते ही, इतना टिपिकल क्वेश्चन। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसमें आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इस माइंड सेटअप से सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर कि आप डिस्टर्ब हो, और एक बार अगर आपकी लाइन लेंथ खराब हुई तो आप पेपर खराब करेंगे। फिर मैं उसको छोड़ दिया, दूसरा तीसरा चौथा 6-7 क्वेश्चन तक नहीं आया। 8-9-10 के बाद ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा जैसे क्वेश्चन थे, लगा मेरे को क्वेश्चन वो होने लगे। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा सा घबराहट जैसी होने लगी, मतलब मुझे अचानक से होने लगी, खुशी के बारे अंदर से, नहीं आप तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कंट्रोल कंट्रोल किया अपने आप को, ठीक है। वही वाली बात की कंट्रोल दे, कंट्रोल तो कंट्रोल मैंने अपने आप को किया। फिर थोड़ी सी बॉडी नॉर्मल हुई, वॉशरूम गया, मैं पानी वानी पी के सेटल डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे एक एक करके सेक्शंस को मैं करता गया, मेरी बॉडी एकदम स्टेबल हो गई, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था वो भी आ गया। सो हमेशा यू शुड स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट जिसपे आपको कमांड है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कमांड वाले सब्जेक्ट में भी नहीं आएगा, बट डू नॉट लूज द पेशेंस। सिलेक्शन लेना है तो लंबे समय तक बैटिंग करती रहनी पड़ेगी, हर गेंद 6 वाली नहीं होती है। जो 6 वाली गेंद है उस पे 6 मारो, जिसपे 1 रन लेना है उस पे 1 रन लेना समझदारी है। अगर 1 रन वाली गेंद पे आप 6 मारोगे तो आप बोल्ड हो जाओगे फिर। हाँ बताइए, कोई पूछना चाह रहा है? जस्ट मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स मोर, प्लीज वेट, मैं जो है करने वाला हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, एंड ट्रस्ट में ये सब प्रैक्टिस करिए आप। और मुझे एक बार थैंक यू बोलेंगे आप फोन करके जब आप सेलेक्ट होंगे तो एग्जाम प्रेशर को इस तरीके से हैंडल करना है आपको, ठीक है। लास्ट डे ऑफ एग्जाम, द डी डे जिसको बोलते हैं, इसकी भी स्टोरी बता रहा हूं। सीपीएमटी 2009 में जब मैंने दिया था अपने टाइम पे, 2009 में मैंने दिया था सीपीएमटी यूपी के लिए जो होता है एग्जाम, अभी तो नीट हो गया है। सुबह सुबह पूड़ी बनी और कटहल की सब्जी बनी, पेट मेरा गुड़गुड़ होने लगा, बस में बैठ के जा रहा था मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, बनारस मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। गुड़गुड़ हो गई वहां पर, खाना खराब हो गया, सब लोग फोकस कर रहे हैं पेपर पे, मेरा फोकस है पेट पे। तो आपको आप ये कभी गलती मत करना। आज मैं जब थोड़ा सा चीजें समझाऊं, समझदारी बढ़ी है, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ी है, चीजें सीखा, कहते हैं ना वास्तविक तजुर्बा हमेशा जब एक्चुअल आप दुनिया को फेस करते हो तब आपको समझ में आता है। जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो तो बस 10% है, 90% तो आप अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हो, जिंदगी जीते हो, आपका डिसीजन मेकिंग फैसला सब कुछ वही होता है। हर सिलेक्शन में एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स। जैसे आप कल पेपर है, आज आप लेट नाइट मत पढ़िए, सेंटर्स पे पढ़ना बंद करिए, दिमाग थका देंगे, कोई मतलब नहीं लॉजिक बनने वाला है। सेंटर के पहले एग्जाम के 1-2 दिन तक जितना पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना 10 पे पढ़िए, लेकिन पढ़ पढ़ के बीमार मत कर लीजिए अपने आपको। उतने ही खाना खाइए जितनी बॉडी आपकी पचा ले, ठीक है। लाइट खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, प्रॉपर नींद लेके जाइए। मुझे होता था कि जब मैं एग्जाम देने जाता था बड़बड़ाता रहता था, सो ही नहीं पाता, इतनी टेंशन होती थी स्टार्टिंग में। अभी मैच्योरिटी आ गई, अभी वो सब लगता है कि यार क्या मतलब वो सब था, या 5 के 8-10 साल पहले की बात है। अभी तो बहुत कुछ मैच्योरिटी आ गई, अभी कोई एग्जाम हो ना हो कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है।
पहले तो इतनी टेंशन हो जाती थी एग्जाम के लिए, रात में सो ही नहीं पाते, बड़बड़ाते रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपके साथ होता होगा, नींद ही नहीं आ रही रात भर, पलट पलट के बिस्तर पे परेशान हो जाना है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है, और वो नींद सुकून की तभी आएगी जब पहले से आप नोट बनाए होगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका रिवीजन होगा, आपके पास 10 20 50 100 पन्ने के नोट होंगे जिसको आप रिवीजन करके बैठे होगे शांति से, और लोग पन्ने पलट रहे होंगे रात भर, आप आराम से चिल मार के सो रहे होगे। अपना शर्ट वर्ट क्या पहनना है, पेन, एडमिट कार्ड, ये छोटी छोटी चीजें ना आपके सिलेक्शन से दूर करा देते। सब कुछ डिसाइड करके रख लीजिए कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ, ये कहाँ, सुबह अफरा तफरी मत मचाइए, देख लीजिए आप पहले से कपड़े, यही मुझे पहन के जाना है, यही सब पहन के जाना है, ये मुझे पेन ले जाना है, ये मुझे एडमिट कार्ड ले लेना, सब कुछ पहले से होना चाहिए। एडमिट कार्ड लास्ट टाइम पे प्रिंट आउट मत निकालिए, पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिए। खाना हल्का खाइए, कपड़े वगैरह लूज पहनिए जो कंफर्टेबल हो, परेशान करने वाले कपड़े नहीं। ध्यान से जाइए, थोड़े बहुत अगर आपको बुखार वगैरह, दर्द वगैरह है तो मेडिसिन आप साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो या फिर और कुछ प्रॉब्लम, तो आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह ले सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉल वगैरह या फिर ओआरएस वगैरह, या फिर आप ग्लूकोज वगैरह कुछ भी पी सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। एग्जाम सेंटर पे आप जाओ, देखोगे सेंटर पे ढेर सारी भीड़ होगी, देख के आपको घबराहट लगेगा, ऐसा लगेगा भाई साहब 10 सीट के लिए इतने लोग कैसे आ गए, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया जैसे नौकरी लेना चाह रही है। पर ट्रस्ट मी, खाली भीड़ होती है वो डरवाने के लिए। डर सब रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे का देख के चेहरा मुस्कुरा रहे होते हैं, अच्छा बेटा तुम भी आ गए हो, ऐसे। लेकिन आप यकीन मानिए, आप जैसे बिहार का भी पेपर हुआ था, 5,000 4-5,000 बच्चों ने, 4,000 के आसपास बच्चों ने 4,000 के आसपास बच्चों ने दिया था, लेकिन आप यकीन मानिए उसमें से केवल 500,000 बच्चे सीरियस कैंडिडेट थे, बाकी सब ऐसे ही चले गए थे। तो कभी भी लड़ाई सारे बच्चों से नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड बच्चों से आपका होता है, ठीक है, जो सिंसियर होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं। और कभी भी आप नंबर बच्चों पे मत दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू गिव योर बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे मेंटर से पढ़ना है, अच्छे बुक से पढ़ना है, मैक्सिमम समय हमें 2-3 महीने खींच के देना है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो एग्जाम सेंटर की भीड़ देख के डरिए मत, सीट आप ही की है, लेकिन अगर आप बेवकूफी करेंगे तो फिर वो दूसरे के पास जाएगी। बस आपको इतना करना है कि उस दिन अपना बेस्ट देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं कि यार मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा मेरा, ये सब नहीं सोचना है, बस अपना बेस्ट देना है, फ्री होके माइंड जाइए। मेरी शादी रुकी हुई है, ये घर में है, पैसे की दिक्कत, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको साइड में रख के बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए आप, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कभी कुछ बच्चे, अब देखिए इतने बच्चे देते क्या सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं, नहीं। तो जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनको घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैंने क्या गलती की, आपको यू शुड गो फॉर द सेल्फ एनालिसिस। ये मैं एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूं, सारे के सारे का पेपर सही नहीं होगा, सब नहीं सिलेक्ट हो जाते, कुछ रह जाते हैं, बट ट्रस्ट मी आप भी सिलेक्ट होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि आपने कहां गलती की है, सेल्फ एनालिसिस करिए और अच्छे से फिर जुड़ जाइए। नेक्स्ट वैकेंसी जैसे आती उसमें वो गलती नहीं करनी है, और आप देखेंगे अगली वैकेंसी आपकी है। तो कभी एग्जाम अगर खराब हो जाए तो पेशेंस इंपेशेंस मत होइए, अगली बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, अच्छी अपॉर्चुनिटी को भुनाना सीखिए, बस ये जानिए। होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करिए कि पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि पहला अटेम्प्ट आपका जोश के साथ होता है, पीक पे आप होते हो, बिल्कुल अच्छे से दीजिए, आप जितना खींच के पढ़ सकते हो सारी चीजें, और मैं 100% श्योर हूं कि मैक्सिमम विल बी सिलेक्टेड इफ यू आर हैविंग प्रॉपर स्ट्रेटजी। बट अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि दूसरा एग्जाम देने तो इंपेशेंस मत होइए, सेल्फ एनालिसिस करिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, प्रताड़ित मत करिए, मेंटली टॉर्चर मत करिए, क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, प्रेशराइज मत करिए। दिमाग है, शांत और स्वस्थ दिमाग ही कुछ कर सकता है जिंदगी में, प्रेशर से भरा दिमाग नहीं कुछ कर सकता। ट्रस्ट में ये बात, आपको ये सब तजुर्बे मैंने आज आपको शेयर किए हैं। तो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम को कैसे डील करना है, एग्जाम के टाइम आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है, कितना अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है, कैसे सेट में करना है, कैसे गोले भरने हैं, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है, कैसे कट ऑफ को देखना है, कितना अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी कैसे चेक करनी है, टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना है, ठीक है, जॉब के साथ कैसे तैयारी करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर करना है, यानी वो टेक्निक यूज करनी है सो दैट यू कैन इसको इंप्रूव योर स्कोर। पढ़ने का तरीका क्या सही से होता है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। ट्रेंड एनालिसिस क्यों करते हैं, इसका रिलेवेंस आपको मैंने बताया, ठीक है। जीएस क्यों सिलेबस में इंक्लूडेड है, जीएस क्यों नहीं इंक्लूडेड है, उसके पीछे भी रीजन बताया।
कैसे आपको स्टार्ट करनी चाहिए, सीधे आपको पढ़ाई पे नहीं कूदना चाहिए। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मैच में पहले आप देखते हो ना नेट पे प्रैक्टिस करने, पहले वार्म अप होना चाहिए। जिम में जाते हो तो वार्म अप होते हो, पहले शरीर को वार्म अप करते हो। तो ये सब वार्म अप है मैदान में कूदने से पहले वाले। ठीक है, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। ड्रग इंस्पेक्टर है क्या, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप यूपीएससी की डीआई तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए कि बड़ी पोजीशन क्या है, डीसीजीआई, फिर ज्वाइंट कंट्रोलर, एडीआई, कैसे उनका चार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझिए। आप कहां पर रजिस्टर कर रहे हैं, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हाँ, एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बड़ा सवाल रहता है, ये भी मेरे दिमाग में आ गया है। देखिए, एक्सपीरियंस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। दो तरीके की वैकेंसी डीआई की आती है, एक तो सेंट्रल की आती है, एक स्टेट की आती है। और ये जो दोनों वैकेंसीज होती हैं या तो टेस्टिंग के लिए होती हैं या लाइसेंसिंग के लिए होती हैं। जो क्वालिफिकेशन ऑफ डीआई है वो आप डीएनसी एक्ट में देखोगे तो देयर इज अ रूल 49। ये क्वालिफिकेशन ऑफ डीआई की बात करते हैं। ये फॉर द पॉइंट, वो कहता है कि ऐसे दोज इंस्पेक्टर्स हु आर हैविंग शेड्यूल सी एक्सपीरियंस विल बी एबल टू टेस्ट द शेड्यूल सी फैसिलिटी और टेस्ट सी लैब फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसका मतलब कि दवाएं अदर देन CC1 भी होती हैं, तो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। जब लाइसेंसिंग के लिए होगी तो भी नहीं चाहिए होगा। आप देखते हो कि एक्सपीरियंस को लेकर केस पटना हाई कोर्ट में जूझ रहा है, महाराष्ट्र में जूझ रहा है, कर्नाटका में जूझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल 49 की ही बात की है कि आप अगर, और टेस्टिंग के लिए बहुत कम होती है, और उसमें भी कई लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई आप पहले से रिक्रूट करिए, ट्रेनिंग दे के शेड्यूल सी के लिए टेस्टिंग करवाइए। तो ऐसे डीआई एग्जामिनेशन जहां पर केवल शेड्यूल सी की टेस्टिंग होनी है, देयर ओनली यू कैन आस्क द एक्सपीरियंस फॉर शेड्यूल सी। तो शेड्यूल C1 के अलावा भी तो टेस्टिंग वाले सब्सटेंसेज होंगे, टैबलेट कैप्सूल, तो उनके लिए आप क्यों शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर रहे हैं। तो अगर आप अलग से मांग रहे हैं, इट्स अ एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड इट्स एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप लाइसेंसिंग के लिए स्टेट में कर रहे हैं, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस, इट्स टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी बोला है, पटना ने भी यही बोला है, सेम रिस्पॉन्स दे हैव गिवन विद दिस। तो आप देखेंगे गुजरात जैसे डीआई में नो एक्सपीरियंस, उत्तराखंड में नो एक्सपीरियंस इज देयर, क्योंकि दे आर स्टेट वैकेंसीज, व्हाई दे विल आस्क फॉर द एक्सपीरियंस। बट इन केस ऑफ यूपी, पुराने ढर्रे चल रहे, दे आर आस्किंग एक्सपीरियंस। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मेरे ख्याल से ये सेशन आपके बहुत सारे डाउट्स को आज क्लियर किया होगा। आज के बाद ये सेशन एक आध बार कभी जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, एक आध दो बार, मेनली और फोकस शुड बी ऑन द स्टडी। चलिए, अब मैं जरा आपके क्वेश्चन एक एक करके लेता हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप पूछते रहिए। सर, जीपीएससी में फार्माकोलॉजी ऑल सिलेबस है। बिल्कुल, आप सिलेबस देखिए, पूरा पढ़ना है आपको, मेनली ऑन जीएस एंड जूरिस्प्रूडेंस। नहीं, ये कहना कि सर क्या यही सब्जेक्ट पढ़ना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन की मार है। जीपैट में अगर आप खाली सूटिक्स, कोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के जाओगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, तो भी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन वो एडमिशन का एग्जाम है, ये आपका नौकरी का एग्जाम है। यहां पर एवरी क्वेश्चन, एवरी मार्क्स मैटर्स। हाँ, ये आप कर सकते हो, यू कैन प्रायोरिटाइज, मुझे फार्माकोलॉजी ज्यादा पढ़नी है, मुझे जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें। गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। अगेन आई एम सेइंग, स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए सेल्फ स्टडी के अलावा। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज मेरे से कम ना रहे, मेरे से ऊपर रहे, ठीक है। आप ये बस नियत से पढ़िए आप अच्छे से। पीएचडी नहीं करना है, यू आर नॉट गोइंग फॉर द पीएचडी एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम, सो यू शुड बी एनालिटिकल। और जब आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं ना, तो इंस्पेक्टर है भाई, आप एज ए पर्सनालिटी हैं, आप एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, अगर डीआई के तौर पर हूं, तो मैं एज ए व्यक्तित्व नहीं काम कर रहा हूं, मैं एज ए पोस्ट काम कर रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी एज ए पर्सन अलग हैं, प्रधानमंत्री एज ए पर्सन अलग है। तो जब आप इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आते हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना जा रहे हैं, तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास स्किल सेट बढ़िया होना चाहिए, आपके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन सही तरीके से कम समय में सही डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। कल को आप किसी डिपार्टमेंट को लीड करोगे, देयर शुड बी अ टीम, सो यू शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटी। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह है ना, ये सब चीजें आपसे जो है जज की जाती हैं, आपका नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी। तो आपके जो भी डीआई के कोर्सेज है, उसमें कुछ इंटरव्यू गाइडेंस सेशन भी मैंने दिए हुए हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट कोर्स, वो वीडियोज आल्सो, ठीक है। आप अभी भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। चलिए,
कितने मार्क्स कट ऑफ होते हैं जीपीएससी में? देखिए, ये जितने भी मैंने बोला ना, आप कट ऑफ एक लमसम आइडिया रखिए। इंडिया में जो निगेटिव मार्किंग का ट्रेंड चल रहा है, 60 to 70% अगर आप मार्क ले आते हैं तो चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे डीआई हो, आप लिस्ट में आ जाते हैं इन केस ऑफ निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन। बट इन केस ऑफ नॉन निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन, मोर देन 75% इज रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट यूपीएससी डीआई। यूपीएससी डीआई में 40-50% कट ऑफ भी अभी जा रही है। सिविल सर्विसेज का आप देखेंगे 50% ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे फाइनल रिजल्ट हो, 50-60% में उनका आ जाता है। सो देयर इज ए ट्रेंड ऑफ 60 to 70% जनरली होता है। आप 70% लाने की कोशिश करिए। 70% बोले तो आउट ऑफ 170, ये एक ट्रेंड है आपके निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मोर देन 75 आप स्कोर करने की कोशिश करिए। कट ऑफ वेरी होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट कट ऑफ, क्योंकि जैसे आप डीआई के देखोगे, एससी एसटी के लिए 80 मार्क आया था आपका यूपीएससी का, सोच लीजिए उतने में। तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे वेरी करता है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, सर कट ऑफ क्या होगा, एग्जाम देखा है तुरंत कट ऑफ पूछने लगते हैं। कट ऑफ एक चीज से नहीं डिसाइड होता है। एग्जैक्टली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कट ऑफ जब तक कि आपके पास एग्जैक्टली आंसर की नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, बट देयर शुड बी एन लमसम आइडिया। अजहर इज आस्किंग सर एंड यूकेपीएससी। देखिए, यूकेपीएससी का भी सेम ट्रेंड है। यूकेपीएससी में आपने देखा क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आपको आता है। ठीक है, अच्छा होता है, सेम पैटर्न। सारे स्टेट डीआई में लगभग यही कट ऑफ का ट्रेंड है, लेकिन एक्सेप्ट यूपीएससी डीआई। यूपीएससी में 50% से बिलो है। यस, चलिए, कुछ और है तो फटाफट पूछ लीजिए। अब कुछ बैचेज में कुछ लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि सर आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे, अब जैसे आपसे बात हो रही है, आपके डाउट मैं ले रहा हूं, अगर डाउट ज्यादा होगा तो ये आधा घंटा और खिंच जाएगा। तो जब आधा घंटा खिंचेगा तो अगले बैच में थोड़ा लेट होगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अगर बैच में आपके आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट क्लासेस आगे पीछे हो रही हैं, इट मीन्स कि देयर इज अ डाउट सेशन ऑन गोइंग इन अनदर बैच। अब सोचिए कि अगर मैं आपके डाउट पूरी तरीके से ना क्लियर करूं, आधे अधूरे केवल चला जाऊं, तो फिर लाइव क्लास का कोई मकसद नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास कितने फोन पे फोन आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं। सो मुझे उधर भी मैनेज करना होता है, सबकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना होता है। ठीक है, कम हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया भर के टीचर बढ़ाते हैं, फिर वो कोई उनको तोड़ रहा है, कोई उनको तोड़ रहा है, कोई उनको, हम 30,000 दे रहे हैं किसी को तो वो कोई 50,000 दे के ले जा रहा है, फिर तोड़ जोड़ में आपका लॉस होता है। सो हम लोग लिमिटेड टीम के साथ काम कर रहे हैं और आप ट्रस्ट में सब क्वालिफाइड है। तो क्या आपको ऐसे टीचरों की भीड़ चाहिए जो 10-10 20-20 हजार पे हम पढ़ाएं जिनसे, और जो बी फार्मा क्वालिफाइड जिनको उतना आइडिया भी नहीं हो, ऐसे टीचर्स हमने बहुत सारे कोचिंग कर रहे हैं, देख रहा हूं मैं। फिर दे आर गिविंग 15,000 10,000 और उनको एक पीपीटी पकड़ा दी जाती है, उसी पीपीटी पे वो बस बैठ के रंगा पुताई करते रहते हैं। पहले की उनकी पीपीटी बनी हुई है, उसी पीपीटी पे कोई मैडम आई कोई सर आए, बस उसको रंगा पुताई करना चालू कर दिए। बट इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, ट्रस्ट में भरोसा करिए, आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप डेमो देख लीजिए, आपको डेमो से पता लग जाएगा कि जो आप पढ़ के आए हो, जो और लोग कराते हैं, वो हम नहीं कराते। आवर अप्रोच इज डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, सो कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए फटाफट। सर फार्मा टॉपिक को रिकॉर्डेड से पढ़ाएंगे या लाइव होंगे? लाइव क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज होंगी। देखिए, रिकॉर्डेड का मतलब ये ऐसा नहीं कि अलग से मैंने शूट करके डाल दिया है। अलग से वीडियो तभी शूट करके डालता हूं जब इंटरनेट चला गया, कुछ भी हो गया। रिकॉर्डेड का मतलब है कि वो किसी दिन का लाइव क्लास है, उसको उठा के मैंने कंटेंट में डाल दिया है। और कुछ कुछ ऑप्शंस कोर्सेज में जैसे हमने बैचेस लॉन्च की, उसमें जैसे वैक्सीन का एक टॉपिक था, मैंने बहुत शानदार पढ़ाया वो वैक्सीन, टैबलेट के बड़े शानदार टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन वो जितना पढ़ाया है उससे सारे एग्जाम में क्वेश्चन लग जाते हैं। तो अगर मैं उन कुछ सेलेक्टेड 10-20-50 वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करके आपके कोर्स में दे दूं, तो आपके भलाई के लिए दे रहा हूं। इट डजंट मीन कि हम आपको केवल रिकॉर्डेड देके कर रहे हैं। रिकॉर्डेड का मतलब वो लाइव क्लासेज हैं, वो हो चुकी हैं, ये आप समझिए, राइट। सो देयर विल बी लाइव सेशंस। लाइव इसीलिए है ताकि आज 1 घंटे पहले तक जो चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा सकूं और आप मेरे से खुल के बात कर सको। अभी सभी को कॉल पे बात करना, ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं अगर 100 लोगों की कॉल अटेंड करूंगा, फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं।
ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, पर्सनल चैट में पूछिए, कुछ भी आपको पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। सर सम टॉपिक्स आर सेम इन 2 सब्जेक्ट्स, आई थिंक कंटेंट इज नॉट अरेंज। किसकी बात कर रहे हो ऋषिक? अगर कहीं ओवरलैप हो रहा है, कहीं पर अगर ओवरलैप हो रहा है, तो जैसे अब मैं देख रहा था तो गुजरात में या यूके वाले में ब्लड 2 जगह पूछा हुआ है, तो जब 2 जगह पूछा हुआ तो मुझे ब्लड वो दोनों जगह डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पढ़ोगे फिर इधर नहीं पढ़ोगे। तो आपको ये समझदारी दिखानी है कि अगर दोनों में फर्क नहीं दिख रहा तो आपको एक ही जगह पढ़ लेना ब्लड, लेकिन पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से तो मैं अरेंज करूंगा ही। ठीक है, जैसे दिखा देता हूं, कंटेंट मैंने आपको अरेंज किया हुआ है। ये देखिए, जैसे श्योर बैच का मैंने ओपन किया हुआ है। अब देखिए गुजरात का जैसे है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो गुजरात के हिसाब से सारी चीजें अरेंज हैं। ठीक है, गुजरात के हिसाब से सारी चीजें अरेंज, आप सिलेबस देख लीजिए इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब सब कुछ प्रॉपरली अरेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़िए। ठीक है, सवाल फटाफट पूछिए। ऋषिक जी अगर कहीं कुछ है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, हो जाएगा। पढ़ाई आप सभी को कंटेंट ऑप्शन से ही करनी है, क्योंकि कंटेंट इज द प्रॉपर वे, जहां पर आपको सीरियली लेक्चर 1 to L1 L2 L3 इस तरीके से पढ़ते जाना सब कुछ। और आप देखिए किस तरीके से चीजें अरेंज है, थोड़ा सा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आप, तो देखिए, जब आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आप चेक करते हो किस क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस मैंने दे दिया हुआ है। फिर आपको पढ़ने के लिए सारी चीजें चाहिए होती हैं, आपको पिछले साल के पेपर देखने होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए होता है, आपको और डीआई के जो है उनका ट्रेंड क्या चल रहा है वो जानना है। फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, आपको इंपॉर्टेंट बुक की जरूरत होगी, इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड होंगे। इसी कोर्स को कई सारे लोग यूपीएससी डीआई के लिए कुछ मैनेज कर रहे होंगे, तो यूपीएससी डीआई की भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाने की कोशिश की जाती है सिंगल कोर्स से, राइट। चलिए, सो मेरे ख्याल से देयर इज नो मोर क्वेश्चन, सो आई हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी डाउट। आज के पहले आपकी जो प्रिपरेशन की अप्रोच थी, आज के बाद की जो अप्रोच है, दैट शुड बी चेंज्ड। आप करिए इसको, भरोसा रखिए, जब आपने चूज किया मेंटर को भरोसा रखिए। अगेन आई एम सेइंग, क्लास थोड़े बहुत आगे पीछे, डू नॉट फोकस ऑन नंबर, हम लोग नंबर पे नहीं फोकस करते। और कोचिंग वालों की मैं बात क्या ही करूं, मैं बुराई नहीं करना चाहता, वो तो 20-20 मिनट की वीडियो बना के 1000 वीडियो, 500 वीडियो, 800 वीडियो, इट्स अ ट्रैप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ ट्रैप। हमारे 300 वीडियो में आप सब पढ़ लोगे, 400 वीडियो में सब पूरा पूरा पढ़ लोगे। क्योंकि अभी देखिए मैं सेशन ले रहा हूं, ये कब से मैं सेशन ले रहा हूं, 8:50 से सेशन ले रहा हूं, आप देखिए कितना टाइम हो गया है, 10:30 हो रहा है, 1-1.5 घंटे सेशन चल रहा है। मैं हमेशा टॉपिक पे पढ़ाने वाला हूं, मैं नंबर ऑफ वीडियो से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिस मुद्दे पे बात करूंगा कंप्लीटली बात करूंगा, यही मेरा अप्रोच, आप देखना सारे वीडियोस में। एंड ट्रस्ट मी, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हर सब्जेक्ट की वीडियो में उतनी शिद्दत से मैंने पढ़ाया है, उतनी मेहनत से पढ़ाया है, और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, इतना मैं श्योर आपको कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग पिछले, मैं तो काम कर रहा हूं 10 साल से, लेकिन मुझे कंपटीशन का करीब 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म भी काफी ग्रोइंग है, बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं प्लेटफॉर्म में, सो कॉल्ड जाइंट प्लेटफॉर्म भी है, दे आर करोड़पति, बट वी आर नॉट करोड़पति, बट वी आर मेकिंग डिफरेंस। हम छोटे हैं लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है हमारा। तो आप अपने दोस्तों को, अपने नोन को, जो जिनको रिक्वायरमेंट है, आप उनको प्लीज सजेस्ट करिए। वो आपको कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपनी किस्मत से सेलेक्ट होंगे, आप अपनी किस्मत से, मेहनत से सेलेक्ट होंगे। तो ऐसा मत सोचिए, आप उनको रिकमेंड करिए, आप उनको बताइए कि ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो क्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहा है। आप सोचिए, 999 मुझे याद है, 999 में हमने पहला फार्मासिस्ट का कोर्स है, और आप यकीन नहीं करेंगे 271 फार्मासिस्ट हमने बनाए थे उस कोर्स से, 271 फार्मासिस्ट।
मोहल्ला क्लिनिक में सेलेक्ट हुए, सफदरजंग हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर सेलेक्ट हुए, जीपी ट्रिपल एसबी में 27 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें मैंने संजय जी का इंटरव्यू लिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा लिमिटेड समय होता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह बहुत कम, हम लोग ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते हैं, टॉपर खरीदते नहीं, बनाते हैं हम लोग टॉपर एक्चुअली। ठीक है, ये सब बातें धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ोगे तो आप समझोगे इस प्लेटफॉर्म को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो नोन है उनसे आप शेयर करिए, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही हैं। कुछ भी अगर कहीं चैट बॉक्स में कभी निगेटिव हो रहा है, वैसे मैं हमेशा डील करता हूं, आपके जवाब क्वेरीज आपने देखा होगा, बहुत एक्टिव रहता हूं मैं ग्रुप में। बट कभी कभी कुछ लोग होंगे जो डिस्टर्बेंस अननेसेसरी बेवजह, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, गलत नीयत से आके आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ऐसे लोग हैं 2 4 6 लोग हर ग्रुप में हैं, एंड दे आर कोचिंग पर्संस, जुड़े हुए उनके बच्चे हैं, जो उनके व्हाट्सएप में उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फलाना क्लासेस का स्टूडेंट का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो उनके क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक किताब दे दे रहे हैं, एक किसी कोर्स में रजिस्टर्ड कर दे रहे हैं, तो उनके बेसिस पर वो काम कर रहे हैं सारी चीजें। सो समटाइम्स दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यूसेंस आल्सो, सो प्लीज अवॉइड दैट। ठीक है, हाँ अगर कुछ गलत लग रहा है, कोई बात है, दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन, आपकी बात दबाई नहीं जाएगी, आपको मैं ये बात अश्योर कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट हैं। आप मेरे पर्सनल चैट पे पर्सनल क्वेश्चंस, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक पे डिस्कस करिए, थोड़ा पर्सनल और पब्लिक को डिफरेंस रखिए आप। चलिए ठीक है, सो मेरे ख्याल से सारी चीज एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, सो आई एम फाइनली क्लोजिंग दिस सेशन। होप फॉर द बेस्ट, ये स्ट्रेटजी आपको काम आने वाली है। आज से, अभी से इसको फॉलो करिए, कल से आपके पढ़ने का तरीका बदल जाना चाहिए, आप अच्छे से पढ़िए। और आप यकीन मानिए, ये पिछले आप 2 3 महीने आप लगातार कर रहे हो ना, जब एग्जाम आपका होने वाला है, इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए शायद आपने इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट किया है, चूज किया है। सो आई कैन अश्योर यू, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंज आने वाला है, ये मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, जो काम की बातें वो मैंने कर ली हैं। कभी भी बार बार क्लासेस में कह रहा हूं, कभी लेट हूं, परेशान मत होइए, कभी आपकी कॉल उठ ना पाए तो परेशान मत होइए। आप सोचिए कि मैं या तो क्लास में होऊंगा या फिर मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, मैं एक्टिव रहता हूं। ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और स्टूडेंट इंटरेक्शन पे काम करता है। आपके साथ आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे आप ग्रुप पे काम करोगे, चाहे आप व्हाट्सएप करोगे, चाहे आप कॉल करोगे, इतना मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। बट कभी डिले हो तो डू नॉट पैनिक, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।